So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to talk about a very important topic from examinations point of view, that is cockroach. एनिमल टिश्यूज को पढ़ने के बाद तीन अलग अलग टाइप स्टडीज गिवन हैं आपकी बुक के अंदर जिनको आपको देखना होता है. इनमें से जो एम्फीबियन की टाइप स्टडी है जिसमें आप फ्रॉग को पढ़ते हैं और जो एनालिड की टाइप स्टडी है जिसमें आप अर्थवॉर्म को पढ़ते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ये यूजुअली आपसे नहीं पूछे जाते. जो पार्ट आपसे पूछा जाएगा वो है आर्थ्रोपोड की टाइप स्टडी जिसमें आपको कॉकरोच को पढ़ना होता है. तो कॉकरोच के बारे में आप क्या क्या जानेंगे इस चैप्टर के अंदर. कॉकरोच की बॉडी के बाहर से आपको जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं पहले आप उनके बारे में जानेंगे, दैट इज द मॉर्फोलॉजी. तो वहां पर आप उसके हेड के बारे में पढ़ते हैं, उसके थोरेक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके एब्डोमेन के बारे में पढ़ते हैं, आप विंग्स के बारे में पढ़ते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल आइज के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड आइज के बारे में पढ़ते हैं, एंटीनास के बारे में पढ़ते हैं, माउथ के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, विंग्स के बारे में पढ़ते हैं एंड सो ऑन. ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़नी होती है. एनाटॉमी की अगर आप बात करें तो आप कॉकरोच के अंदर पाए जाने वाले हर सिस्टम की स्टडी करते हैं. मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया है सिस्टम, क्योंकि हम एनिमल किंगडम चैप्टर से यह बात जानते हैं कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी. यानी यहां पर अगर आपको फूड की बात करनी है तो डाइजेशन के लिए एक ऑर्गन ना होकर के पूरा सिस्टम मौजूद होगा. एक वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होगी, एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होगी जिसमें दो पोर्स होंगे. एक आपका माउथ की तरह एक्ट करेगा और दूसरा पोर आपके एनस की तरह एक्ट करेगा. ब्लड सर्कुलेशन के लिए यहां पर एक ऑर्गन ना होकर के पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होगा. एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होगा, एज वेल एज आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरल सिस्टम मौजूद होगा. तो जो भी चीजें आप अपनी बॉडी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे थोड़ी लेस डेवलप्ड लेकिन सेम उसी प्रकार के सिस्टम आपको एक कॉकरोच के अंदर भी देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी फैसिनेटिंग एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. तो आपको ह्यूमन बॉडी से लिंक करके मैं सारी की सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं जिससे कि आपको मजा आ जाए और लेयर्स में आप चीजों को याद करते चले जाए. अगर आप मेरी बताई हुई हर बात को ठीक तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और बिना किसी चीज को स्किप किए हर एक चीज को बेहतर तरीके से याद रखने की कोशिश करते हैं तो एग्जामिनेशन में कॉकरोच से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको मुफ्त के 4 नंबर देके जाएगा. दैट इज अ श्योरिटी. और मैं इस टॉपिक को इस प्रकार से लिंक करके पढ़ाने वाला हूं कि आपको ज्यादा मेहनत करनी ही ना पड़े. कॉकरोच में कोई मेहनत करके खुश भी नहीं है क्योंकि पहले ही ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत बड़ी है. उसके अलावा अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो मैं आपको कॉकरोच की जो एनाटॉमी है वो ह्यूमन से लिंक करके और डिफरेंशिएट करके ही पढ़ाने वाला हूं जिससे आपको मजा भी आए और आपको सिर्फ डिफरेंसेस नोट करने पड़े, ज्यादा मेहनत आपको ना करनी पड़े. तो कोशिश कीजिएगा कि मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं उनको आप ठीक तरीके से याद कर लें और मैं जो भी बातें आपको अपनी एनसीईआरटी में सप्लीमेंट करने को कह रहा हूं उन बातों को आप एनसीईआरटी में सप्लीमेंट कर लें. सो लेट्स स्टार्ट कॉकरोच नाउ. और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. यानी अभी तक आपने टिश्यूज की स्टडी तो कर ली थी जहां पर हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना, मस्कुलर टिश्यू के बारे में जाना, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना, नर्वस टिश्यू के बारे में जाना. अब वो जो टिश्यूज हैं उन्होंने एग्रीगेट होकर के एक और कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लिया है जिसे आप ऑर्गन बोलते हैं और उन ऑर्गन्स ने मिलजुल कर एक और कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लिया है जिसे आप ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. तो सबसे पहले जनरल डेफिनेशन देखेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की और उसके बाद हम कॉकरोच की स्टडी करेंगे कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू फेस, राइट. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. हम लोगों ने टिश्यू की डेफिनेशन क्या देखी थी, यहां पर सेल्स एज वेल एज उनका इंटरसेलुलर जो मैटर है वो आकर के मिल चुका है. यानी काफी अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन अब कॉमन हो जाएगा उन्हें आप टिश्यूज बोल सकते हैं. सिमिलरली अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि एक ही काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल योर हार्ट. अगर आप हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज हैं. एक हार्ट के अंदर आपको एपिथेलियल टिश्यू भी देखने को मिलेगा जो कि इसकी कवरिंग बनाता है. एज वेल एज हार्ट के अंदर अलग अलग ब्लड वेसल्स आती हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर भी जो लाइनिंग का काम कर रहा है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. अगर हार्ट है मेरे दोस्त तो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू तो होगा ही होगा जो कि एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर सपोर्ट करता है, इसको फर्दर कनेक्ट करता है. अगर आपका हार्ट है तो ये मसल का बना होगा बिकॉज इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, तो यहां पर कार्डियक मसल्स का भी होना बिल्कुल तय है. और आपको यहां पर न्यूरल कनेक्शन भी देना होता है जिससे कि आप हार्ट की एक्टिविटीज को क्या कर सकें, काफी बार कंट्रोल कर सकें. सो अल्टीमेटली यहां पर नर्व सिग्नल्स भी तो आ रहे होंगे कुछ हद तक, वो भी यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इनका बाइफर्केशन अलग अलग हो सकता है, कोई टिश्यू ज्यादा होगा कोई टिश्यू कम. जैसे कि हार्ट है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन तो मस्कुलर टिश्यू उसके अंदर ज्यादा होगा, एपिथेलियल थोड़ा सा कम होगा कंपैरेटिवली.
लेकिन होंगे ये सारे के सारे। तो ये चारों के चारों टिश्यूज मिलकर क्या कर रहे हैं, हार्ट बना रहे हैं, लेकिन हार्ट का काम तो एक है, क्या, पंपिंग ऑफ ब्लड। तो यहां पर अलग अलग टिश्यूज ने कंट्रीब्यूट किया है टू मेक एन ऑर्गन, और वो ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। सिमिलरली ये जो ऑर्गन है ये क्या करेगा, ये कोलैबोरेट कर लेगा विद अदर काइंड ऑफ ऑर्गन्स और विद सम अदर सेल्स और विद सम अदर टिश्यूज टू मेक अ सिस्टम, और उसे आप ऑर्गन सिस्टम बोल देंगे। जैसे कि हार्ट जो है ये फर्दर कोलैबोरेट कर लेगा काफी सारी ब्लड वेसल्स के साथ। सिमिलरली आपके एलिमेंट्री कैनाल में आपका जो स्टमक है ये कोलैबोरेट कर लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, लिवर के साथ, गॉल ब्लैडर के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ। तो इन सब चीजों का काम क्या है, फूड को तोड़ना और फूड को जो है बेहतर तरीके से डाइजेस्ट करके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करना, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन मिल सके और आप बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके। तो यहां पर क्या होता है मेरे दोस्त, जो सेल्स होते हैं ये मिल करके टिश्यूज बनाते हैं। तो सेल्स प्लस इनका इंटरसेलुलर जो मैटर है, यानी इनके इंटरसेलुलर जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसको आप इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कह रहे थे, ये मिल करके टिश्यू बना बैठी। अब ये जो टिश्यूज थे ये आपके ऑर्गन बना बैठे, लेकिन फंक्शन सेम होगा। ये बात हम हर जगह मेंशन कर सकते हैं, फंक्शन सेम होना अति आवश्यक है। इन ऑर्गन्स ने मिलकर क्या कर लिया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया, एंड काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना लिया। जैसे कि यहां पर आपको हॉर्स दिखाया हुआ है एज एन एग्जांपल। तो हॉर्स के अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, न्यूरल सिस्टम भी होगा, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम भी होगा। देयर आर वैरायटी ऑफ सिस्टम्स दैट यू आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर हॉर्स। तो यहां पर आपको वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न वुड आल्सो बी सीन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी जो आपका एक प्लांट सेल है ये मिलकर के टिश्यू बनाएगा। किस प्रकार के टिश्यू बना सकता है, आप प्लांट एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। ये सिंपल टिश्यू बना सकता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना सकता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे जाइलम और फ्लोएम, सिंपल टिश्यू बना सकता है जैसे कि कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन बना सकते हैं। कि ऑर्गन है लीफ समझ लीजिए आपका, तो लीफ के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, पैरेनकाइमेटस सेल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर वस्कुलर टिश्यू भी है, यानी यहां पर आपको जाइलम एंड फ्लोएम यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी देखने को मिलेंगे। सिमिलरली ये जो ऑर्गन है मिलकर कर ऑर्गन सिस्टम बना सकता है, यानी लीफ जो है इन्होंने एक बंच बना लिया है। तो काफी सारी लीव्स हैं जो कि अलोंग विद पेटियोल्स एक डंडी से जुड़ी हुई हैं, एक स्टेम के पार्ट से यानी ब्रांच से जुड़ी हुई हैं, राइट। एज वेल एज एक ब्रांच है उसके ऊपर लीफ के साथ साथ एक कली यानी बड भी देखने को मिल सकता है, एज वेल एज एक फ्लावर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक एग्रीगेशन तैयार कर ली एंड अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। तो सेल्स जो है टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएंगी। ये सारी बातें क्लियर है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और जब मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया था एनिमल टिश्यू वाले टॉपिक के अंदर, तब भी हमने इस हायरार्की की बात कर ली थी कि आपका लोअर लेवल से आप हायर लेवल पर किस हिसाब से पहुंचते। नाउ ये जो आपकी हायरार्की है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। जितने आप कॉम्प्लेक्स होते हैं उतना ही आपका काम जो है स्मूथ हो जाएगा, उतना ही बेहतर तरीके से आप, उतनी एफिशिएंट तरीके से आप मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर पाएंगे या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि जो पॉरीफेरा था इन केस ऑफ एनिमल किंगडम, उस पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स थे, टिश्यू भी नहीं था, तो वो आपका सबसे लोअर था। तो सेल्यूलर लेवल की अगर आप बात करें तो यहां पर पॉरीफेरा एग्जांपल आ जाएगा विच वाज वेरी अंडर डेवलप्ड। टिश्यूज की अगर आप बात करें तो यहां पर दोस्तों सीलेंट्रेटा आ जाएगा और आपका टीनोफोरा आ जाएगा, जो कि कुछ खास डेवलप्ड नहीं थे। इनसे और ज्यादा डेवलप्ड आ जाएगा आपका प्लेटीहेलमिंथ, जो कि आपका ऑर्गन्स में, एंड ऑर्गन सिस्टम में प्लेटीहेलमिंथ के बाद जो भी आया स्टार्टिंग फ्रॉम एस्केलमिंथ टू कॉर्डेट्स, सारे के सारे आपके यहां पर आ गए। तो सबसे एडवांस किसे बोलोगे, पॉरीफेरा को बोलोगे या कॉर्डेटा को बोलोगे? ऑब्वियसली खुद को बोलोगे ना, कॉर्डेटा आर द मोस्ट एडवांस्ड वंस, ये आपके सबसे ज्यादा एडवांस होते हैं। जबकि आप इसे क्या बोलोगे, लीस्ट एडवांस बोलोगे। आप इसे क्या बोलोगे, लीस्ट एडवांस बोलोगे, क्योंकि इसमें एडवांसमेंट लायक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सेल्स का गुच्छा है। ऑर्गेनिज्म के नाम पे सिर्फ कुछ सेल्स हैं जो कि झुंड बना के एक जगह पे पड़े हुए हैं, कोई भी फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, राइट। तो ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन आपका एक बंच ऑफ टिश्यू है। तो काफी सारे अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बना सकते हैं, जैसे कि हार्ट, जिसमें चारों तरीके के आपको टिश्यूज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि जो मेन मसल है यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई आपको दिखने को मिल रही है। तो ब्लड के अंदर क्या होती है, एंडोथीलियम होती है, विच इज अ काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू भी जरूर मिलेगा, और यहाँ पर नर्व सप्लाई है तो न्यूरल टिश्यू भी जरूर मिलेगा।
तो चारों तरीके के टिश्यूज यहां पर एग्रीगेटेड है, जिन्होंने मिलकर आपका हार्ट जो है वो तैयार कर लिया। दिस इज अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब बात करते हैं यार कॉकरोच की। कॉकरोच में दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी एक्सटर्नली कॉकरोच कैसा दिखाई देता है, राइट? इसका हेड है, इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कॉकरोच इज कॉल्ड एज हेड। यहां पर इसके ऊपर कंपाउंड आईज प्रेजेंट है, राइट? आईज है, यहां पर मैं सी लिख देता हूं क्योंकि कंपाउंड आईज है। ये आपके लंबे चौड़े एंटीना है, जो कि कंपाउंड आईज के सामने एक मेम्ब्रेनस सॉकेट प्रेजेंट होता है, उस सॉकेट से निकलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो पार्ट है ये आपका थोरेक्स पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका एब्डोमेन पार्ट है, जिसके ऊपर विंग्स लगी हुई है, तो इसके नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज एब्डोमेन पार्ट, राइट? दिस इज एब्डोमेन पार्ट। तो यहां पर आपको सेगमेंटेशन भी देखने को मिलती है। सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 3 ही फाइलम्स में देखने को मिलती है। सेगमेंटेशन कहां कहां देखने को मिल रही थी? एक तो सेगमेंटेशन देखने को मिल रही थी अर्थवॉर्म के अंदर, जो कि एक एनालिड है, तो एनालिड में तो बेस्ट सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, जिसे आप कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवॉर्म की बॉडी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें छोटे छोटे मेटामेयर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे आपके पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें आप एन्युलस भी बोलते हो। तो ये छोटी छोटी जो रिंग्स हैं, दे आर कॉल्ड एज मेटामेयर्स। और क्योंकि ये मेटामेयर्स मिलकर बॉडी तैयार करते हैं आपके अर्थवॉर्म की, तो इस प्रकार की जो सेगमेंटेशन होती है, जब मेटामेयर सेगमेंट का काम करें, इसे आप बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर एनालिड्स। इसके अलावा सेगमेंटेशन सिर्फ दो ही जगह पर देखने को मिल रही थी, ओके? एक तो आपका एनालिड में तो देखने को चलो मिली ही मिली, एनालिड के बाद कहां देखने को मिली? एक तो आपकी आर्थ्रोपोडा में, जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगा, एज वेल एज आपको कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिली। सिर्फ ये 3 ही फाइलम है दुनिया की ऐसी जिनके अंदर आपको ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। तो आपका हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, उसके बारे में आप जानेंगे, और उनके सेगमेंटेशन के बारे में भी आप जानेंगे। अदर देन दैट, एनिमल किंगडम चैप्टर से आपको काफी सारी बातें ऑलरेडी पता है इनकी एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में, जो कि मैं आपको अभी बता देता हूं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। और अभी हम इनके कुछ सिस्टम्स को उधेड़ के रख देंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एनालिडा जो है वो आपका आर्थ्रोपोडा से, मोलस्का से, इकाइनोडर्मेटा से, हेमिकॉर्डाटे से काफी पिछड़ा हुआ है। क्योंकि देखो मेरे भाई, आप एक सीक्वेंस में चलते हो ना एनिमल किंगडम में, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनालिडा यहां पर आ रहा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो एनालिडा के बाद आ रहा है आर्थ्रोपोडा, इसके बाद आ रहा है मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा इसका मतलब ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था मेरे दोस्त, कि जब बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आपका एनालिडा ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि एनालिडा जो था इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्लोज्ड है। तो पूरी एनिमल किंगडम में आपको दो जगह पर मेजरली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था, एक तो कॉर्डेटा यानी आपके अंदर, और एक आपका एनालिडा के अंदर। इसके अलावा बीच में जो है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये कहने को तो एडवांस है एनालिडा से, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा इनसे बहुत ज्यादा एडवांस कंसिडर किया जाता है। तो पहली बात तो हमें यह पता लग गई आर्थ्रोपोडा के बारे में कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, जो बात हमें पहले से पता थी, मैंने सिर्फ आपको रिवाइज कराई। यू ऑलरेडी हैड दैट नॉलेज, मैंने कुछ नया नहीं बताया, मैंने पुरानी चीजें परोस दी है आपके सामने घुमा करके। तो यहां पर आपको पता लग गया कि आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जहां पर हार्ट जो है, इससे जो ब्लड पंप हो रहा है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू एक रेगुलेटेड पैटर्न में अलग अलग ऑर्गन के पास जाए। लेकिन आपका जो आर्थ्रोपोड है, इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन मतलब ब्लड जो है कुछ वेसल्स के अंदर जा सकता है, बाकी ओपन जो है बह जाएगा बॉडी कैविटी के अंदर। तो यहां पर जो ब्लड है इसको आप हेमोलिम्फ बोलते हैं, और ये जिस कैविटी में बहेगा, बॉडी के अंदर ऐसे घूमता रहेगा, खाली सारे ऑर्गन्स को भिगो देगा ब्लड में, उस कैविटी को आप क्या बोलेंगे? हेमोसील। हेमोसील, सील का मतलब क्या होता है? कैविटी। इसीलिए हमने कैविटी के लिए सीलोम वर्ड का इस्तेमाल किया था एनिमल किंगडम के अंदर। एक बात आपको पता लग गई कि आपका कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ये बात आपको पता लगी। दूसरा, अगर हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहां पर क्या प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त? अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहां पर ट्रेकिया प्रेजेंट रहता है, और ट्रेकिया के साथ साथ यहां पर
पेयर्ड स्पाइरेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर होते हैं स्पाइरेकल्स के? आपके 10 पेयर। तो 10 पेयर हैं स्पिरेकल्स, मतलब 10 इंटू 2, तो डायरेक्टली 20 स्पिरेकल्स हो गए। आपके जो ट्रैकिया हैं ये और बाइफरकेट हो जाते हैं इनटू ट्रैक्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गन से CO2 पकड़ के लाते हैं और स्पिरेकल्स के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में खुल जाते हैं। तो स्पिरेकल्स के थ्रू CO2 तो बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर, और आप ऑक्सीजन को पकड़ करके क्या ले आएंगे, अपनी बॉडी के अंदर ले आएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया वाया स्पिरेकल्स एंड वाया ट्रैकिया। ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यानी गैसियस एक्सचेंज सिस्टम हो गया। जब आप बात करते हैं यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक वर्ड आपने एनिमल किंगडम में जरूर सुना होगा जिसका नाम होता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल। यहां पर इनका जो मिड गट होता है ना, देखो मेरे भाई, यहां पर इनका एलिमेंट्री कैनाल कुछ ऐसा है। ये इनका माउथ है, लेट से। अब माउथ के बाद ये आपका क्रोप पार्ट होता है, जिसके बारे में अभी आपको नहीं समझना, ये मैं आपको सिखा दूंगा कैसा क्या है। तो यहां तक का जो पार्ट है ना मेरे दोस्त, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया फोर गट, यानी ये इनका गट का इनिशियल पार्ट है, फोर गट। ये जो आपका पार्ट है यहां पर, इसे आपने क्या बोल दिया, इसे आपने बोल दिया मिड गट, इसे आप मिजेंट्रॉन भी बोलते हैं। एंड यहां पर जो एंड में पार्ट आ रहा है, इसे आपने क्या बोल दिया, इसे आपने बोल दिया हाइंड गट। तो आप एक चीज गौर से देखिए कि ये जो मिड गट है और जो हाइंड गट है, इसके बीच में आपके 100 से 150 ऐसे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है माल्फीजियन ट्यूब्यूल। और ये जो माल्फीजियन ट्यूब्यूल है, किस चीज का काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। आपने फ्लेम सेल्स पढ़े थे प्लेटीहेल्मिंथ के अंदर, फिर आपने नेफ्रीडिया वगैरह पढ़े थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, एंड आप जब आर्थ्रोपोडा तक पहुंचे थे तब आपने माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स का नाम सुन लिया था। ये माल्फीजियन ट्यूब्यूल आज आपको मैं दिखा भी दूंगा, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। यहां पर अगर आप बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो पार्ट है, यहां पर एक सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया होता है। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, जिसको आप ब्रेन बोल करके रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन कॉकरोच की जो ब्रेन है ना, वो एक जगह पर प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे न्यूरॉन्स के गुच्छे बने हुए होते हैं, और ये जो न्यूरॉन के बंचेस है ना, ये अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया आपका हेड में प्रेजेंट है। फिर ये जो थॉरक्स है ना मेरे भाई, बीच वाला पार्ट, इसके अंदर 3 आपको इस प्रकार के गैंग्लिया देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, थॉरक्स में प्रेजेंट है तो थॉरेसिक गैंग्लिया बोलते हैं। तो यहां पर जो थॉरेसिक गैंग्लिया है, ये 3 हो जाते हैं। प्लस इसके बाद आपका जो एब्डोमेन है, इसके अंदर आपके 6 गैंग्लिया और प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 मैं बना देता हूं, तो ये 6 गैंग्लिया और प्रेजेंट है। तो ये कैसे हो गए, आपके एब्डोमिनल गैंग्लिया हो गए, एब्डोमिनल गैंग्लिया, एब्डोमिनल गैंग्लिया, ये आपके 6 हो गए। यानी कि अगर आप एक कॉकरोच की मुंडी काट भी दो, तो भी आपका कॉकरोच 1 हफ्ते तक सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम जो है, इट इज स्कैटर्ड। नर्वस सिस्टम एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, नर्वस सिस्टम अलग अलग बॉडी पार्ट्स में है। इसका सुप्रो ईसोफेजियल गैंग्लिया जो था, अब सुप्रा ईसोफेजियल का मतलब, ईसोफेगस आपका यहाँ है, फेरिंग्स के जस्ट बाद आपकी बॉडी के अंदर। सुप्रा ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस के ऊपर, यानी आपके हेड रीजन के पास आपका सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया होता है, जो कि आपकी ब्रेन वाली लोकेशन पे है। सो इट विल बी बिहेविंग एज ब्रेन, क्योंकि बड़ा भी होता है साइज। इसके अलावा इनके थॉरेक्स में भी क्या है, गैंग्लिया है, इनके एब्डोमेन में भी गैंग्लिया है। तो क्या होता है, इनका नर्वस सिस्टम इतना स्कैटर्ड है कि आप अगर इनके एक बॉडी पार्ट को काट भी दोगे तो भी ये 1 हफ्ता मस्त तरीके से जी लेगा। इसको कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी बॉडी पार्ट के एलिमिनेट हो जाने से। तो ये इनका नर्वस सिस्टम है। यहां पर 2 आपकी रिजिस जा रही होती हैं, 2 आपके कनेक्टिव्स जा रहे होते हैं, जो कि इन सारे गैंग्लियंस को कनेक्ट कर देते हैं। तो 2 कनेक्टिव्स अगर आप ऐसे बनाए, तो ये इन सबको लॉन्गिट्यूडिनली कनेक्ट कर देते हैं, लंबाई में कनेक्ट कर देते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, प्यार से लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव बोला जाता है, राइट। इन्हें क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव बोला जाता है। ये इसका नर्वस सिस्टम है। सो इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग सिस्टम्स की स्टडी करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे 4 सिस्टम आपके इजीली क्या हो, खत्म ही हो जाए और आपको पता भी ना लगे, राइट। यहां से देखते हैं, चलो। ऑल राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम से देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो पहली बात तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉमन कॉकरोच, जो कि आप देखते हैं ये वाला जो है ना, जो फूड पॉइजनिंग करता है, जो कि एड के अंदर भी आता है। इट्स अ सुपरस्टार कॉकरोच। अगर आप ऐड देखते हो ना, वो प्रिंसिपल साहब भगे भगे आते हैं घर के अंदर कि मेरा बेटा फिर से बीमार हो गया, आपका बेटा गोलू 15 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया। फिर मम्मी बोलती है कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई है और आपकी कैंटीन में कुछ खा लिया था, पेटीज वेटीज, तब जाके हो गई। तो प्रिंसिपल बोलता है हम पे नाम मत लगाओ, आपके वो देखो वहां से छेद में से कॉकरोच निकला हुआ है। तो वो यही निकलता है, ही इज अ सुपरस्टार कॉकरोच, ही इज अ सेलिब्रिटी कॉकरोच, राइट। ये आपको काफी सारे एड में देखने को मिलता है।
और इसकी फोटो भी छपती है, काफी सारे जो इंसेक्ट किलर्स आते हैं उनके ऊपर ये छपता है। सो ये मॉडलिंग भी करता है पार्ट टाइम। तो यहाँ पर जो कॉकरोच है मेरे दोस्त, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। क्या इस बात में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं, क्योंकि हमें पता है एनिलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। इनका हम 1000 बार कंपैरिजन करा चुके हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो क्या ब्लड वेसल आपकी बढ़िया तरीके से डेवलप्ड होंगी? नहीं। आर्टरी वेन्स कैपिलरी जो है आपकी पुअरली डेवलप्ड होती है, एंड तभी तो पुअरली डेवलप्ड है, तभी तो ब्लड आपका ओपन घूम रहा है, अदरवाइज तो उन वेसल्स के अंदर ही चला जाता। तो ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड है, इसीलिए ओपन जो है स्पेस के अंदर ब्लड घूमता रहता है, जिसे आपने क्या बोला, हेमोसील। तो यहां पर जो ब्लड है इसका नाम होता है हेमोलिम्फ, और ये जिस कैविटी में घूमेगा, सील का मतलब क्या होता है, कैविटी, तो कैविटी के अंदर घूमेगा, इसका नाम है हेमोसील। तो विसरल ऑर्गन्स यानी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स को भिगो देता है कौन, हेमोलिम्फ भिगो देता है। तो हेमोसील के अंदर प्रेजेंट जो भी ऑर्गन है, यानी यहां पर प्रेजेंट जो भी ऑर्गन है, यहां पर ये पूरा का पूरा जो ऑर्गन है, इन्हें विसरल ही बोलोगे आप, राइट। ये चारों के चारों जो मैंने बनाए दे आर विसरल, क्योंकि इंटरनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो ये विसरल ऑर्गन्स है, ये किसके अंदर भीग जाएंगे, ब्लड के अंदर भीग जाएंगे। तो हेमोलिम्फ जो है ये किसका बनता है, ये आपका कलरलेस प्लाज्मा का बनता है, प्लस हेमोसाइट का बनता है। सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो कि आपका खून किस चीज का बनता है, क्योंकि भाई कंपैरिजन तब करोगे ना जब तुम्हें खुद के बारे में कुछ पता होगा। अगर आप अपने ब्लड के बारे में बात करो, अगर आप ह्यूमन ब्लड के बारे में बात करो, तो ह्यूमंस का जो ब्लड है इसका मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट, यानी इसका 55% कंपोनेंट, यानी मोर देन 50% पार्ट प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और बचा हुआ जो 45% पार्ट है ये कहलाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसके अंदर आपके काफी सारे सेल्स आते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये जो 55% प्लाज्मा है ना मेरे दोस्त, इस 55% प्लाज्मा में वाटर होता है ज्यादातर, यानी 90 to 92% तो इसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। अदर देन दैट अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपका 6% के आसपास, ओके, 6 से 8% के आसपास आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे अल्बुमिन हो गए, ग्लोबुलिन हो गए, ये सारे प्रोटीन्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। एज वेल एज यहां पर कुछ 1-2% बचे हुए आयंस भी हो सकते हैं। ये आपको प्लाज्मा का कंटेंट देखने को मिला। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअल में इस ब्लड को कलर प्रोवाइड करते हैं, इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आते हैं, सेल आते हैं, जैसे कि आरबीसी, दैट इज एरिथ्रोसाइट, तो ये रेड कलर के होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन कंटेनिंग होते हैं। देन इनके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी, विच आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट, व्हाइट कलर के होते हैं या कलरलेस बोल सकते हैं आप इन्हें। एंड देन इनके बाद आते हैं प्लेटलेट्स, जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो दीज आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यानी आपके ब्लड में भी क्या है, आपके ब्लड में भी प्लाज्मा है और इसके साथ फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर कौन है, सेल ही तो हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। सेम केस आपका कॉकरोच के अंदर हुआ। यहां पर भी जो इसका हेमोलिम्फ है, जिसको आप कॉकरोच का ब्लड भी बोल सकते हो, या तो ये कलरलेस प्लाज्मा का बना होगा, विच इज ऑल्सो इन योर केस, एज वेल एज हेमोसाइट, हेमो का मतलब ब्लड एंड साइट का मतलब सेल। अब ब्लड सेल के अंदर ये सारे आ तो गए, इसको एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, इसको हेमोसाइट आप भी लिख सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला। So your blood is also composed of plasma and hemocyte. Similarly, the blood of cockroach is also going to be formed of plasma and hemocyte. तो ये comparative analysis हो गया, जहां पर आपको exactly पता लग गया कि किस हिसाब से आप compare कर सकते हैं इसको ह्यूमन से। Now जो हार्ट है मेरे दोस्त, ये लंबा चौड़ा है, राइट। हेड को छोड़ करके, यानी अपर एंटीरियर पार्ट जो है उसको छोड़ करके लगभग पूरी बॉडी में आपका एक ट्यूबुलर हार्ट, यानी एक ट्यूब जैसा हार्ट फैला हुआ होता है। जैसे आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, एक ट्यूब की तरह आपकी बॉडी के अंदर फैली होती है। यहाँ पे हार्ट भी आपका ट्यूबुलर होता है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ मसल, तो मस्कुलर तो होगा ही, इट इज ट्यूब विच इज लाइंग अलोंग द मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, इट इज एब्सेंट इन हेड पार्ट, इट इज एब्सेंट इन हेड पार्ट। ये यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो पार्ट है ये आपका हेड है, और इस हेड के अंदर कोई भी हार्ट का चैम्बर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हार्ट कहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ से शुरुआत हुई है, यानी शुरुआत ही इसकी थोरैक्स से हुई है। ओके, सो हेड के अंदर यूजुअली नहीं देखने को मिलता आपका हार्ट। और इतने सारे चैम्बर हैं, लगभग 13 चैम्बर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि
आपके ऊपर से नीचे तक इसको इलोंगेटेड शेप प्रोवाइड करते हैं, एक ट्यूब लाइक शेप प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो थोरैक्स और एब्डोमेन में आपको ये मिड डॉर्सल लाइन में देखने को मिलता है। अब देखो यार, एनिमल किंगडम की एक और बात बताता हूं जो कि आप सबको याद होगी। एनिमल किंगडम में मैंने कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को कंपेयर करते हुए 4-5 पॉइंट्स बताए थे। कॉर्डेट को कॉर्डेट क्यों बोला? क्योंकि अंदर नोटोकॉर्ड है। नॉन कॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट क्यों बोला? नोटोकॉर्ड नहीं है। जब आप कॉर्डेटा की बात करते हैं तो इसके अंदर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है विच इज सिंगल। दूसरी साइड वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड है। यहां पर आप देखेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे कॉर्डेट में, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगे नॉन कॉर्डेट्स में। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी आपकी कॉर्डेट्स में, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होगी नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट वेंट्रल होगा आपका कॉर्डेट्स में, हार्ट डॉर्सल होगा नॉन कॉर्डेट्स में। बात खत्म। यहीं पे सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं कि अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट्स का आइडिया है तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं करना पड़ा। हमें ब्लड का पहले से पता था बिकॉज हमने उसको ह्यूमन से कंपेयर कर लिया, खुद के ब्लड के बारे में तो हमें नॉलेज होती है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमें एनिमल किंगडम से पता है, और यहां पर डॉर्सल रीजन में हार्ट प्रेजेंट होगा, ये भी हमें पहले से पता है। खेल खत्म। और भाई सीधा ट्यूब जैसा है, ये तो आपको डायग्राम में साक्षात दिखाई दे रहा है ना, इस बात को याद करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड इन योर बुक। सिमिलरली हार्ट जो है ये फनल शेप का होता है। फनल शेप चैम्बर्स यहां पर होते हैं 13, एक के ऊपर एक लगे हुए, और दोनों साइड में छेद होना आवश्यक है मेरे भाई। तो इनके छेद को आप बोलते हैं ऑस्टिया, जो कि आप पॉरीफेरा से लेकर के आए हैं। यानी एनिमल किंगडम की अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ऑस्टिया को ही इनलेट पोर बोलते हैं। तो ये आपका पोर का काम करता है, छेद का काम करता है। लेकिन यहां पर ये इनलेट के साथ साथ आउटलेट पोर का भी काम करेगा। समझ लो यहां से भाई ब्लड कूदा, राइट, यहां से आपका ब्लड कूदा, यहां से ब्लड आपका आया ऊपर से, इस ऑस्टिया से इसके अंदर गया चैम्बर के अंदर, इस ऑस्टिया से दूसरे चैम्बर में खुल गया, इस ऑस्टिया से तीसरे में, यहां से चौथे में, एंड सो ऑन। तो दोनों एंड पर आपको छेद चाहिए ना, एक जिससे आपका ब्लड आ सके और एक जिससे अगले चैम्बर के अंदर जा सके। तो दोनों एंड पर आपको क्या चाहिए? ऑस्टिया यहां पर चाहिए, यहां से ब्लड वापस चला जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल बी अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन करते हुए ये वापस आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल पैटर्न होता है सर्कुलेशन का। ब्लड फ्रॉम साइनसिस, साइनसिस मतलब जो ओपन स्पेसेस होते हैं जिनमें ब्लड इनका बहता रहता है, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो खुले जो है बहाव में रहेगा। ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर द हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन। यानी यहां जो है आपका एंटीरियर डायरेक्शन में आपका साइनसिस में फेंक दिया जाएगा और अल्टीमेटली ब्लड जो है नीचे आकर के दोबारा से इनके अंदर घुस जाएगा एंड दोबारा से यही सर्कुलेशन पैटर्न जो है नीचे से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो एंटीरियर डायरेक्शन में आपकी पंपिंग होती है। दैट इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। यहां पर आपका एंटीरियर एरोटा क्या होता है? एंटीरियर एरोटा आपका मोस्ट प्रॉमिसिंग चैम्बर कहलाता है। यानी जो इनिशियल आपके चैम्बर्स है ना वो आपके काफी बड़े होते हैं। तो जहां से हार्ट की शुरुआत हुई है ये आपका प्रॉमिसिंग चैम्बर है, राइट, दिस वन इज योर प्रॉमिसिंग चैम्बर। एंड इसके बाद आपको हेमोसील देखने को मिला, यानी ये आपका क्या है? ये आपका ओपन स्पेस है जिसके अंदर आपका ब्लड बह रहा है। ये सारे आपके चैम्बर ऑफ हार्ट हैं जो कि एक लीनियर फैशन में, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक फैशन में अरेंज्ड है। एंड ये कनेक्टेड कैसे हैं? एलारी मसल के हेल्प से कनेक्टेड है आपकी बॉडी। क्योंकि देखो यार, एक के ऊपर एक हमने हार्ट के चैम्बर्स तो लगा दिए, लेकिन इतना बड़ा जो आपका हार्ट है वो एक बंबू की तरह आपकी बॉडी में गड़ा हुआ तो नहीं रह सकता। उसको साइड में सपोर्टिव टिश्यूज भी चाहिए जिससे कि बाकी ऑर्गन्स इनकी शेप को बिगाड़ ना दे। यहां पे समझ लो कोई ऑर्गन पड़ा है बहुत बड़ा, तो हार्ट ऐसे थोड़ी जाएगा कर्व होके, हार्ट तो आपका सीधा ही रहेगा। तो इसको सीधा रखने के लिए क्या है? एलारी मसल्स प्रेजेंट है जो कि इनको दोनों साइड से घेर लेती है एंड अल्टीमेटली एक पूरी की पूरी लीनियर प्रोजेक्शन प्रोवाइड करती है जिससे कि इनकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन बनी रहे कॉकरोच की बॉडी के अंदर। देखो यार, इतना ही था सर्कुलेटरी सिस्टम। बताओ, जेन्युइनली बताओ कि किसको क्या याद करना पड़ा इसमें? कुछ भी याद नहीं करना पड़ा बिकॉज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, हार्ट डॉर्सल है, दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी न्यू अबाउट। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको यहां पर देखने हैं, और एक पूरा एनाटॉमिकल सिस्टम आपने कंप्लीट भी कर लिया सिर्फ उस बेसिस पे जो कि आपको पहले से पता था। यानी प्रायर नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम चुटकियों में खत्म हो जाएगा और कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर आपको दो वर्ड याद है जो मैंने आपको इनिशियली अभी बताए थे, ट्रैकिया और स्पिरेकल्स, यू आर डन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। अब यहां पर देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इट कंसिस्टेड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया आपका पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है। अब इट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल, जिन्हें आप स्पिरेकल्स बोल रहे हैं। 10 पेयर मतलब 20 इनका एक्चुअल नंबर है जो कि लेटरल साइड में खुलेंगे। यानी अगर मैं कॉकरोच हूं, ये मेरी बॉडी है, तो यहां पर लेटरल साइड में जो है आपके
स्पिरेकल्स ओपन होते हैं, यानी ना आपकी वेंट्रल साइड में यानी बेली साइड में नहीं, ना आपकी डॉर्सल साइड में यानी बैक साइड में नहीं, लेटरल साइड में यानी यहां से जो है आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, राइट। सो यहां पर देखो, द थिन ब्रांचेस ऑफ ट्रेकियल ट्यूब आर कॉल्ड एज ट्रेकियोल्स, यानी एक जो आपका बड़ा ट्रेकिया है वो जब बाइफरकेट हो जाता है इनटू स्मॉलर ट्यूब्स ऑफ थिन डायमीटर तो उन्हें आप ट्रेकियोल्स बोलते हो। अब क्या करेंगे, ये जो ट्रेकियोल्स हैं दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स, यानी एयर से जो ऑक्सीजन आई है उसको पार्ट्स तक पहुंचाने का, बॉडी तक पहुंचाने का, मसल्स तक पहुंचाने का, ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका है, आपका इन ट्रेकियोल्स का है। और द ओपनिंग ऑफ स्पिरेकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, भाई पूरे दिन तो जरूरत है नहीं एक्सचेंज की, जब जरूरत होगी तब कर लेंगे, तो स्फिंक्टर्स यहां पर लगे रहते हैं, यानी कि यहां पर वॉल्स लगी रहती है एक तरीके की, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्फिंक्टर एंड वॉल्स, लेकिन आप समझने के लिए यहां पर देख सकते हैं कि स्फिंक्टर्स की जो ओपनिंग होती है दैट इज रेगुलेटेड, राइट, ये रेगुलेटेड होती है, आप कभी भी इन्हें ओपन कभी भी इन्हें क्लोज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट योर कॉल, ओके, कि ये हमेशा ओपन रहे हमेशा क्लोज रहे, ये रेगुलेटेड होती है, कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि इन्हें ओपन या क्लोज करते हैं। तो यहां पर देखो यार, यहां पर आपके लेटरल साइड में क्या है, स्पिरेकल्स प्रेजेंट है, लेटरली प्रेजेंट है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे नोट्स रिवाइज करते टाइम आपको याद भी रहे। अब ये बॉडी है आपके कॉकरोच की, ये बॉडी है, तो बॉडी की आउटर लाइन बना रहा हूं, यानी आउटलाइन मैंने बना दिया। अब इस आउटलाइन पे जो पोर खुला, छेद खुला, इसे मैंने क्या बोला, स्पिरेकल, तो ये स्पिरेकल क्या है, ओपनिंग है। अब इस ओपनिंग से आपका ऑक्सीजन अंदर चला गया, ओपनिंग से अंदर चला गया, तो यहां पर देखो मेरे भाई, ये जो लार्ज ट्रेकिया है ये आपको देखने को मिला। अब ये ट्यूब है जिसको आपने ट्रेकिया बोला, ओके, जो कि स्पिरेकल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो 20 आपके इंपॉर्टेंट स्पिरेकल्स जो है उनसे आपकी ट्रेकियल लाइनिंग कनेक्टेड होती है। आगे चल के जो ट्रेकिया है इट विल बी बाइफरकेटेड इनटू ट्रेकियोल्स, तो यहां पर ये देखो, यहां पर 4-5 ट्रेकियोल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और ये ट्रेकियोल्स जो है ये अलग अलग ऑर्गन्स में फैल जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में चले जाते हैं, अलग अलग मसल्स में इंट्रीगेट कर जाते हैं, जिससे कि आपका जो ऑक्सीजन आया है वो एक ट्रेकिया से होकर के अलग अलग ट्रेक्यूल्स में से जा करके ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचा दे। तो इसी प्रकार से आपके जो 20 यहां पर स्पिरेकल्स प्रेजेंट होते हैं वो अंदर आते आते काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अंदर इन्वेड करा चुके होते हैं ऑक्सीजन को, और इसी प्रकार से आपके सिर्फ 20 ही स्पिरेकल से काम चल जाता है। तो गैसियस एक्सचेंज जो है ये आपका ट्रेक्यूल्स में होता है बाय डिफ्यूजन, यानी यहां पर आपका ऑर्गन्स के अंदर जो भी CO2 रहेगी ये CO2 आपकी अनलोड हो जाएगी आपकी ट्रैक्यूल्स के अंदर, और जो ऑक्सीजन रहती है आपके ट्रैक्यूल्स के अंदर ये आपकी लोड हो जाएगी इनटू द ऑर्गन, तो दोबारा से ऑर्गन मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने लग जाएंगे और CO2 बनाने लग जाएंगे, और एडिशनल CO2 आपकी इसी रास्ते जो है वापस भी आ जाएगी और स्पिरेकल्स के थ्रू बाहर भी निकल जाएगी। ये आपका सबसे नॉर्मल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है इनमें, जो कि आपका ट्रैकिया बेस्ड रेस्पिरेशन कहलाता है, जिसमें स्पिरेकल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। दैट वाज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड आई डोंट थिंक आप में से किसी को अब ये बात समझ में ना आई, इतना ही था। एक्सक्रीटरी सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो कि पूछा जाता है सीधा 4 नंबर में, कि आपका कॉकरोच एक्सक्रीट क्या करता है। आपका कॉकरोच जो है ये एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। एंड सिंस ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है तो इसके अंदर एक ग्लैंड भी होता है विच ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, जिसे यूरिकोज ग्लैंड कहा जाता है। नीचे देखो मेरे भाई, यूरिकोज ग्लैंड, तो यूरिकोज में यूरिक वर्ड आ गया ना, और आपका यूरिक एसिड ही रिलीज हो रहा है, तो यूरिक वर्ड से यूरिकोज याद करना है, एक हमने चीज का समाधान निकाल लिया। अब देखो 3 अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक आपका यूरिकोटेलिक जो आपका यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा, दूसरा होता है आपका अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक जो कि अमोनिया रिलीज करता है विच इज वेरी वेरी टॉक्सिक, तो ये उन्हीं जगह पर रिलीज होता है जहां पर आसपास काफी पानी हो, जिससे अगर आपने अमोनिया रिलीज कर भी दिया है तो वो पानी में जाकर के डाइल्यूट हो सके। देन ये आपका यूरियोटेलिक भी हो सकता है, यानी हम जैसे हैं यूरियोटेलिक, तो यहां पर जो है यूरिया आपका एक्सक्रीट किया जाता है, यानी NH2CO NH2 ये आपका रिलीज हो सकता है, ये आपका यूरिया। तो यूरिक एसिड जो है ये नाइट्रोजनस बेस जैसा एक स्ट्रक्चर लेकर बैठा हुआ होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मालफिजियन ट्यूब्यूल हैं, ये पॉइंट हमें पहले से पता है, इस बात के दम पर ही हम इतना उछल रहे थे कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 मिनट में समझ लेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज मालफिजियन ट्यूब्यूल, कहां प्रेजेंट है मालफिजियन ट्यूब्यूल, आपको मैंने ये एलिमेंट्री कैनाल दिखाई थी, दिस वाज द फोरगट ऑफ योर कॉकरोच, ये आपका फोरगट था,
ये जो बीच की लाइन थी ये आपका मिड गट था, और ये जो यहां पर लाइनिंग देखने को मिल रही है मोटी सी, इसे आपने क्या बोला, इसे आपने हाइंड गट बोला। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मिड गट है और ये जो हाइंड गट है, इसके बीच में ये जो 100 से 150 आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है। ये आपके माल्फिजियन ट्यूब्यूल है। तो इनमें से जो हर ट्यूब्यूल है ना, जो हर बाल जैसा स्ट्रक्चर है, इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। ये सिलिएटेड भी होंगे क्योंकि इनके ऊपर सिलिया लाइक प्रोजेक्शंस है, एज वेल एज ए ग्लैंडुलर होंगे, यानी कि ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं क्योंकि काफी सारी चीजों को बाहर भी सिक्रेट करेंगे। जो चीजें आपको एक्सक्रीट नहीं करनी होगी उसको ये सिक्रेट कर देंगे और ब्लड के अंदर भेज देंगे, और जो जो चीजें इन्हें एक्सक्रीट करनी होगी वो ये ब्लड से एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देंगे एनस के थ्रू। तो इनका सिक्रेटरी होना तो देखो भाई बनता है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सक्रीशन पढ़ते हो ना, तो एक्सक्रीशन में हमारा मेन कंसर्न हमेशा रहता है कि बॉडी से नाइट्रोजन को कैसे बाहर फेंका जाए। एडिशनल नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत बुरा है, तो नाइट्रोजन को आप अलग अलग फॉर्म में बाहर भेजते हो, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, यहां पर देखो नाइट्रोजन है, राइट। आपका अमोनिया हो गया, यहां पर नाइट्रोजन है। यूरिक एसिड मैंने आपको बताया इसका स्ट्रक्चर होता ही नाइट्रोजनस बेस जैसा है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन है। तो इस एडिशनल नाइट्रोजन को, जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान यूटिलाइज नहीं हो पाता, इसको आपको बॉडी से बाहर फेंकना होता है। तो इनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है ना, इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और हाइंड गट के थ्रू यानी एनस के थ्रू जो है बाहर फेंक देते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन में कौन कौन काम करता है, यानी माल्फिजियन ट्यूब्यूल के अलावा कौन कौन से ऑर्गन काम करेंगे एक्सक्रीशन में? यूरिक एसिड से रिलेटेड एक नाम है यूरिकोज ग्लैंड, ये तो करेगा ही करेगा। नेफ्रोसाइट, आपने नेफ्रॉन का नाम जरूर सुना होगा, वो आपकी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी किडनी के अंदर जो मेन एक्सक्रीशन का काम करता है ना, दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रो वर्ड इज इटसेल्फ रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी पर्पसेस। एंड यहां पर आपको सिर्फ याद करना है फैट बॉडी, ये इंपॉर्टेंट। ये जो फैट बॉडी है ये भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो यहां पर क्या हुआ देखो मेरे भाई, सॉल्ट वाटर और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो भी बाहर फेंकने हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं इसके अंदर, माल्फिजियन ट्यूब्यूल नाम के इस ट्यूब के अंदर, ओके। और यहां से ये सीधा चले जाएंगे किसमें, हाइंड गट में, और हाइंड गट के थ्रू यानी एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएंगे। दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये भी देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें भी whatever we knew, उसके अलावा हमें 2 पॉइंट पढ़ने पड़े। एक तो ये यूरिकोटैलिक है, दूसरा फैट बॉडी हेल्प करेंगे इसकी एक्सक्रीशन में। 2 पॉइंट्स के अलावा हमें सारी चीजें पहले से पता थी। नर्वस सिस्टम, यहां पर मैंने आपको बताया है कि अलग अलग प्रकार के गैंग्लिया जो है आपको बॉडी के सेगमेंट्स में देखने को मिलेंगे। यानी हेड में आपको देखने को मिलेगा सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया विच इज 1 इन नंबर, थॉरैक्स में आपको 3 अलग अलग गैंग्लिया देखने को मिलेंगे, एंड आपका एब्डोमेन में आपको 6 गैंग्लिया देखने को मिलेंगे। इसी वजह से जब आप कॉकरोच की बॉडी को बाइफरकेट भी कर देते हैं तो भी वो 1 वीक तक आराम से सर्वाइव कर लेता है। और ये सारे जो है लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव से, नर्व कनेक्शन से जुड़े हुए होंगे। तो देखो यार, इट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, यानी यहां पर जो गैंग्लिया होंगे ये सेगमेंट्स में अरेंज होंगे, हर सेगमेंट में अपना अपना गैंग्लिया प्रेजेंट रहेगा। तो सेगमेंटेशन में आपने क्या किया, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में बांटा। हेड में एक गैंग्लिया है सुप्राइसोफेजियल, देन आपका थॉरैक्स, देन आपका एब्डोमेन। तो अल्टीमेटली सेगमेंटेड गैंग्लिया तो है। एंड दे आर जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव, यानी 2 कनेक्टिव हैं। तो पेयर्ड 2 लाइन मैंने बनाई थी, एंड लॉन्गिट्यूडिनल है क्योंकि लंबाई से एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, एंड कनेक्ट कर रहे हैं तो नाम कनेक्टिव हो जाएगा। ऑन द वेंट्रल साइड, राइट, बिकॉज ब्रेन आपकी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहती है, सामने। जब आप दिमाग को हाथ लगाते हो तो यहां लगाते हो ना, यहां नहीं लगाते। सो दिस इज द पार्ट, द फ्रंटल पार्ट इज बेसिकली गोइंग टू हैव योर ब्रेन। 3 गैंग्लिया आपके थोरैक्स में होते हैं, 6 गैंग्लिया आपके एब्डोमेन में, ये हमें पहले से पता था। तो यहां पर देखो, यहां पर आपका सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया है जो कि ब्रेन का काम करता है, जो कि हेड रीजन में प्रेजेंट है। इसके बाद आपके 3 जो है ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, 3 आपके प्रेजेंट होंगे थोरैक्स में, एंड देन आपके 6 प्रेजेंट होंगे एब्डोमेन में। और ये सारे के सारे ये 2 लाइनों से जुड़े हुए हैं। तो 2 लाइनें क्या है, 2 हैं तो क्या हो गया नाम, पेयर्ड। 2 हैं तो पेयर्ड हो गई ना, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। और लॉन्गिट्यूडनल है, एक दूसरे को लेंथ में कनेक्ट कर रहे हैं, और कनेक्ट कर रहे हैं तो नाम कनेक्टिव भी होगा। सो दे आर पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। ये बात भी हमें पता थी। नाउ द हेड होल्ड्स ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ओके। और ये देखो भाई, यहां पर वेंट्रल साइड में क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, वहां पे नर्व कॉर्ड डोर्सल है, यहां पर तो वेंट्रल है ना।
वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। डबल है तो पेयर्ड हो गया ना, डबल है तो पेयर्ड हो गया। यहां पर क्या था, वेंट्रल, सॉलिड, डबल, नर्व कॉर्ड। तो डबल है तो पेयर्ड हो गया, वेंट्रल है तो वेंट्रल साइड में, यही हमें दिया हुआ है। यानी एनिमल किंगडम का एक और कंसेप्ट हमने लगा करके देख लिया और बिल्कुल सही बैठा भाई। एक ऑथर दूसरे से झूठ थोड़ी बोलेगा, जो कंसेप्ट है वो तो है। दीज आर फैक्ट्स, ये बदलते नहीं है कभी। रिमेनिंग पार्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी हेड जो है ये छोटा सा नर्वस सिस्टम कैरी करता है, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। बाकी आपके जो 3 है वो थॉरेक्स में है, 9 है जो आपके 6 है वो एब्डोमेन में। टोटल 9 हो गए आपके जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट है। सो अगर आप हेड काट भी दो कॉकरोच का तो भी ये एक हफ्ते मस्त तरीके से जी लेगा, क्योंकि इसका मेन जो नर्वस सिस्टम है 9 गैंग्लियंस के फॉर्म में तो थॉरेक्स और एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है। जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है ये आपका ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्योंकि आपका हेड रीजन में प्रेजेंट होता है तो ये हेड के जो अपेंडेज हैं, जैसे कि कंपाउंड आइज है, एंटीना है, जो कंपाउंड आइज के सामने मेम्ब्रेनस सॉकेट प्रेजेंट रहते हैं उनसे निकलती है। तो इन एंटीना और कंपाउंड आइज को क्या प्रोवाइड करता है, नर्व्स प्रोवाइड करता है, सेंसरी नर्व्स प्रोवाइड करता है, जो कि किसी चीज को सेंस करने में हेल्प करती हैं एज एन एंटीना। ऑप्टिक नर्व्स प्रोवाइड करता है, जो कि देखने में विजुअलाइजेशन का काम करती हैं, जो कि मोजाइक इमेज बनाती हैं आपके कॉकरोच के अंदर एज इन कंपाउंड आइज। तो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व, सेंसरी नर्व्स कौन प्रोवाइड करता है, सुपराइसोफेजियल गैंग्लियन। हेड की हेड में पूरा कोऑर्डिनेशन करता है, इसीलिए वहीं पर प्रेजेंट होता है। तो इसके सिचुएटेड होने के पीछे भी एक क्या है, लॉजिक है। नाउ सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं आपके कॉकरोच के अंदर। सेंस ऑर्गन में भाई सबसे पहले आता है एंटीना। तो आप यहां पर देखो, यहां पर कंपाउंड आइज होती हैं, कंपाउंड आइज के जस्ट सामने से सॉकेट निकलता है, कंपाउंड आइज के भी सामने से यहां पर ये आपकी आइज आपको देखने को मिलेंगी, छोटे छोटे आपको सिंपल आई भी देखने को मिलेंगी कंपाउंड के अलावा। इनके सामने से आपका क्या निकलता है, एंटीना निकलता है। इनके सामने से आपका एंटीना निकलता है, जो कि किसको सेंस करता है, एनवायरनमेंट को। आसपास कहीं कोई प्रेडेटर तो नहीं है, कोई खा तो नहीं जाएगा, या फिर आसपास कोई शिकार तो नहीं है जिसको मैं खा लूं। अगर है तो शिकार के लिए बाहर निकल जाता है, क्योंकि बेसिकली खा सकता है उन चीज़ों को। लेकिन इसको शिकार करता हुआ यूजुअली बहुत कम स्पीसीज में देखा हुआ है, तो आप ये पॉइंट याद मत ही करिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पीसीज डू नॉट हंट। ये मरे गले सड़े मैटर पे ग्रो करके खुश रहते हैं। जैसे किचन में आपको दिख जाएगा, कोई खीरे का छिलका है, टमाटर का छिलका है, उसके ऊपर मस्त तरीके से एकदम खा लेगा। सो इट इज ओमनीवोर। इसको फर्क नहीं पड़ता कि वो सब्जी का छिलका है या वो अंडे का छिलका है या फिर वो मछली है और उसके ऊपर की स्किन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जो भी आप दे दोगे ना, जो कि नाली में पड़ा हुआ है, बिकॉज इसको ह्यूमिड जगह बहुत पसंद है, जहां पे थोड़ा बहुत पानी है, मस्त एकदम नाली में एकदम पन्नी मार के पड़ा रहता है दिन के टाइम पे। सो अल्टीमेटली इसको सोने का है दिन में, बिकॉज इट इज नॉक्टर्नल, तो ये रात में निकलता है थोड़ा बहुत चीज़ों की खोजबीन में। अदरवाइज इसको जो मिलता है खा के सोया रहता है, इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा सेंसरी आइज हो गई, क्योंकि आइज आपकी ऑब्वियसली इट्स अ सेंस ऑर्गन जो कि आपको पूरी दुनिया दिखाती है। तो यहाँ पर आपकी सिंपल आइज प्रेजेंट रहती हैं, विच आर नॉट स्पेशली फॉर विजन, जिसका विजन में बहुत खास रोल नहीं देखने को मिलता कॉकरोच के अंदर। लेकिन जो कंपाउंड आइज है उनके अंदर 2000 के आसपास छोटी छोटी हेक्सागोनल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप ओमेटीडिया बोलते हो। वो आपको देखने में हेल्प करती हैं, यानी कॉकरोच को देखने में हेल्प करती हैं। तो यहां पर इस प्रकार की यूनिट्स होती हैं, जैसे हेक्सागोन है ना, इस प्रकार की यूनिट्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज ओमेटीडियम, और ये 2000 के आसपास होती है इन नंबर। ये वाली देखो, यहां पर देखो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है, 6 साइड है, एंड दिस इज गोइंग टू बी ओमेटीडियम। ओके, इनका नंबर 2000 के आसपास रहता है, और हर ओमेटीडिया अपनी अपनी विजन को कंट्रीब्यूट करता है। यानी ऐसा समझ लो कि 2000 छोटे छोटे कैमरास लगे हुए हैं, और इन कैमरास की इमेज को जोड़ करके आप जो है एक बड़ी इमेज क्रिएट करते हो। रब ने बना दी जोड़ी पिक्चर देखी होगी ना, तो रब ने बना दी जोड़ी में क्या करता है, शाहरुख खान जब लेकर के जाता है अनुष्का शर्मा को, तो उसके बाद 8-9 छोटे छोटे पोस्टर्स होते हैं, उनको जब वो टिल्ट करते हैं तो एक फोटो बन जाती है, एक बड़ी तस्वीर बन जाती है। जैसे आप जिग्सॉ पजल सॉल्व करते हैं, तो पजल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एंड जब आप उनको अरेंज करते हैं इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, देन इट बिकम्स अ होल कंप्लीट पिक्चर। तो यहां पर भी क्या होता है, ये जो छोटे छोटे ओमेटीडिया होते हैं ये अपनी इंडिविजुअल इमेज कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड अल्टीमेटली वो मिल करके एक बड़ी इमेज तैयार कर लेती है। इसी विजन को हम लोग कहते हैं मोज़ैक विजन। मोज़ैक का मतलब क्या होता है, छिटका हुआ। जैसे कि आपने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पढ़ा होगा, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। जब आप मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आप फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड मानते हैं। वहां पर हमने क्या बोला, फ्लूइड क्या है, आपकी लिपिड।
और उसके ऊपर मोज़ेक क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन ऐसे हैं जैसे किसी ने हलवे में किशमिश छिड़क दी हो या फिर काजू छिड़क दी हो। तो आप कोई ओरिएंटेशन के हिसाब से थोड़ी छिड़कते हो कि हाँ भाई ये जो सेंटर है इससे 45 डिग्री के ऊपर एक काजू होना चाहिए। दैट्स नॉट हाउ इट्स डन, राइट। आप डायरेक्टली लेकर के उसको छिड़क देते हो, तो उसे मोज़ेक कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी रैंडम। सिमिलरली यहाँ पर भी रैंडम इमेजेस बनती हैं, अलग अलग पार्ट अपनी अपनी इमेजेस क्रिएट करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर यानी रेटिना जो कि हमारी आंखों की स्क्रीन है उस पर विजुअलाइज कर लेते हैं आपके कॉकरोच, राइट। इसके अलावा मैक्सिलरी पाल्प एंड लेबियल पाल्प। अब ये जो है इनके फेस के पार्ट है। जब आप माउथ की बात करेंगे ना एक कॉकरोच की, तो यहां पर क्या होता है, अपर लिप होता है जिसको आप लेब्रम बोलते हो, लोअर लिप होता है जिसको आप लेबियम बोलते हो, देन आपका टंग होता है, हाइपोफेरिंक्स है, मैक्सिला है, मैंडिबल है। तो यहां पर क्या रहता है, दो ऐसे पार्ट हैं, दैट इज मैक्सिला एंड योर लेबियम दैट इज लोअर लिप, जिसमें क्या होता है, पाल्प लगे हुए रहते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा मॉर्फोलॉजी डिस्कस करते हुए टाइम, ये याद रहेगा मुझे। तो मैक्सिला और लेबिया के अंदर पार्प्स होते हैं यानी एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे छोटे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाहर निकले हुए होते हैं, वो उनको सेंस करने में हेल्प करते हैं टेस्ट वगैरह की। सो दैट्स व्हाई दे आर सेंसरी इन नेचर। माउथ के पार्ट है लेकिन सेंसरी। एनल सर्काई। सर्काई एक ऐसी चीज है जो कि मेल और फीमेल दोनों में लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट रहती है, यानी कॉकरोच अगर खत्म हो रहा है ना, यहां पे समझ लो कॉकरोच खत्म हो गया, यहां पर इसके नीचे ना सर्काई देखने को मिलती है। यहां पर आपको एनल सर्काई देखने को मिलेगी। नाम क्या है, एनल सर्काई। तो ऑब्वियसली एनस से रिलेटेड है, यानी सबसे पोस्टीरियर पार्ट पे, सबसे पीछे वाले पार्ट पे अटैच होगी। मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ मेल में एक चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, मेल भाई स्टाइल पूरी मारता है, राइट। लड़की दिख जाए एक बस, हेलमेट पहना हो ना पहना हो, बाइक एकदम यूं मुंडी घुमा देता है पूरा 360 डिग्री पे, रोबोट की तरह, चिट्टी रोबो की तरह। तो मेल स्टाइल मारने में कसर नहीं छोड़ता। तो वहां पे एंड जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वहां पर एनल सर्काई के साथ साथ एनल स्टाइल भी देखने को मिलती है, जो कि फीमेल के अंदर नहीं है। सो इट इज ओनली ऑन मेल, ओनली ऑन मेल आपको देखने को मिलेगा। सेंसरी कौन कौन है, एंटीना जो कि एनवायरनमेंट को सेंस करेगा, आईज जो कि इमेज बनाएंगी, मोज़ेक रिसेप्शन करती हैं, मोज़ेक इमेज बनाती हैं, एज वेल एज माउथ के पार्ट्स हैं जो कि है मैक्सिलरी पाल्प यानी मैक्सिला के पाल्प्स एंड लेबियल पाल्प्स यानी कि लेबियम के पाल्प्स। इसके साथ साथ एनल सर्काई जो कि आपका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, जो सबसे पोस्टीरियर सेगमेंट है कॉकरोच की बॉडी का, उसके ऊपर से ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ एंटीना मॉनिटर द एनवायरनमेंट। भाई कौन कौन है, हमारे आसपास कोई शिकारी तो नहीं है बच के बैठ जाते हैं, आसपास क्या पड़ा हुआ है खाने का पीने का जो कि हम ला सकते हैं उसको पहचान लेते हैं। तो एंटीना क्या करता है, सेंस करता है। कंपाउंड आई जो है ये 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया की बनी हुई होती है। यूजिंग दीज हेक्सागोनल ओमेटिडिया कॉकरोच जो है ये सेवरल इमेजेस बनाता है एक ही ऑब्जेक्ट के, जिसे आप क्या कहते हैं, मोज़ेक विजन। छोटे छोटे इमेजेस बनते हैं, जैसे यहां पर देखो ओमेटिडिया है तो एक ओमेटिडिया इतना ही कैप्चर कर रहा है, एक ओमेटिडिया इतना ही कैप्चर कर रहा है, और इन छोटे छोटे ओमेटिडिया को जब आप जोड़ते हो, कितनी प्यारी फोटो यहां पर दिखाई हुई है मोज़ेक विजन की, कि कॉकरोच की जो कंपाउंड आईज है, इट्स नॉट एन आई, इट्स 2000 डिफरेंट लेंसेज एंड ईच लेंस इज कैप्चरिंग इट्स ओन पार्ट, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। इट हैज मोर सेंसिटिविटी, इसे सेंसिटिविटी की जरूरत है, रेजोल्यूशन थोड़ी कम भी होगी, धुंधला दिखेगा तो मस्त हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो रेजोल्यूशन यहां पर कम है, कोई टेंशन नहीं है। रेजोल्यूशन आपको इसलिए धुंधली इमेज यहां पर बनाकर दिखाई गई है, लो रेजोल्यूशन है, लेकिन सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए। इसको सेंस करने से मतलब है क्योंकि नॉकटर्नल है, रात को बाहर निकलेगा, राइट। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉकटर्नल विजन। इट इज नॉट डायर्नल, दिन में बाहर नहीं निकलता, नॉकटर्नल है, रात को बाहर निकलता है, रात का सिकंदर है, रात का खिलाड़ी है। तो अल्टीमेटली इसे क्या चाहिए, सेंसिटिविटी तगड़ी चाहिए। रेजोल्यूशन थोड़ा बहुत कम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, धुंधला वुंधला भी दिखेगा तो भी काम चला लेगा। ये इसके सेंस ऑर्गन्स। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें कोई खास नॉलेज नहीं है, तो हम पीछे मुड़ जाते हैं। तो हमने देखो क्या क्या कर लिया है, एक्सक्रीशन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, सर्कुलेशन कर लिया, नर्वस सिस्टम कर लिया, सेंस ऑर्गन्स कर लिए, सिर्फ उस बेसिस पे जो कि हमने कभी पढ़ा था पहले एनिमल किंगडम के अंदर, सिर्फ उसके बेसिस पे हमने इतने सारे सिस्टम्स को कवर कर लिया, और वो भी अच्छे तरीके से समझ के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स। अभी हम बात करते हैं मेन चीज की, जिसके लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए थे कि मॉर्फोलॉजी पहले पढ़ेंगे फिर एनाटॉमी पर पहुंचेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो फाइलम जो है इसकी आर्थ्रोपोडा है, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम इन दिस होल टेक्सोनॉमी। आप कोई भी फाइलम उठा के देख लीजिए, आप कोई भी डिवीजन उठा के देख लीजिए, आर्थ्रोपोडा से ज्यादा मेंबर किसी में नहीं।
क्योंकि आप दुनिया के 10 एनिमल्स को कंसिडर करेंगे ना, उसमें से 7 आपको इंसेक्ट मिलेंगे। ये एक कथित प्रमाण है मेरे दोस्त, इसको किसी और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यानी दुनिया में अगर 10 ऑर्गेनिज्म है, उनमें से आपको 7 से ज्यादा एनिमल मिल जाएंगे, और जितने भी एनिमल है उनमें से 7 से ज्यादा इंसेक्ट मिल जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े साइंटिस्ट कह के चले गए हैं, बड़े बड़े टेक्सोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कह चुके हैं भाई, इनका हर जगह पर होना बिल्कुल तय है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह आपको इंसेक्ट मिलेंगे, एक्वाटिक इंसेक्ट मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट मिलेंगे, एरियल मिलेंगे, पेड़ों पर रहने वाले अर्बोरियल मिलेंगे, हजारों प्रकार के इंसेक्ट मिलेंगे जो कि अलग अलग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी ये एक पेड़ की पत्ती खाने से लेकर पानी के अंदर फ्लीज खाने से लेकर के यहां तक कि ये आपके क्या खा सकते हैं, ये आपका गोबर भी खा सकते हैं, यानी कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। जब इतनी ज्यादा चीजों पर डिपेंड कर सकते हैं फॉर न्यूट्रिशन, तो इनको ग्रो करने से कौन ही रोक लेगा भाई। इनके लिए तो जो किसी और ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो इनके लिए खाना भी हो सकता है। अल्टीमेटली दे आर द किंग। इंसेक्ट भाई नंबर के फॉर्म में किंग है। जीनस है इसका पेरीप्लैनेटा, पी कैपिटल क्योंकि जीनस है, स्पीसीज है अमेरिकाना, ए छोटा क्योंकि स्पीसीज है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना सबसे कॉमन कॉकरोच का जो है नाम है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने को मिलते हैं, दे आर नॉक्टर्नल, एन फॉर नॉक्टर्नल, एन फॉर नाइट, तो नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट विजनरी, जो कि रात में देखते हैं, रात में बाहर घूमते हैं। डायअर्नल जो होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है डी फॉर डायअर्नल, डी फॉर डे, ये आपका दिन में बाहर निकलते हैं। इन दोनों टर्म्स को आप नोट कर लीजिएगा। ओमनिवोर, ओमनिवोर मतलब ये कार्निवोर भी हैं, हर्बीवोर भी हैं, यानी ये एनिमल भी खा सकते हैं, प्लांट भी खा सकते हैं, दैट इज टोटली देयर कॉल। काफी स्पीसीज होते हैं कॉकरोच की जिन्हें आप कैनिबल भी कहते हैं। कैनिबल क्या होता है? कैनिबल वो जो काफी बार भूख लगने पे अपनी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं, यानी अपने बच्चे भी खा सकते हैं, इन्हें आप कैनिबल कहते हैं। ओके, ईट ओन स्पीसीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे कोई एनोटेटेड नोट अगर डाउनलोड करे तो उसे मिल जाए कैनिबल का मतलब। लिव इन डैम्प प्लेसेस, जैसा मैंने बताया किचन की नाली वहीं से बाहर निकलता है, उससे ज्यादा डैम्प क्या ही होगा। सारे दिन जो हमारी सिंक की टप टप उसी में होती रहती है, जो भी बर्तन धोए, जो भी सब्जियां काटी, उसका सारा पानी वहीं पर जाता रहता है। कलर क्या है इसका? हम लोग जो देखते हैं कॉमन वो है ब्राउन और ब्लैक, लेकिन इसके अलावा अलग अलग प्रकार के भांति भांति के कॉकरोच आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर येलो टू गोल्डन कॉकरोच आपको देखने को मिल रहा है, ग्रीन कॉकरोच आपको देखने को मिल रहा है, और ब्राउन ब्लैक के अलावा रेड कॉकरोच भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग कलर के कॉकरोचेस आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन बहुत बड़ा है मेरे दोस्त, फेवरेबल टेम्परेचर है जिसपे ये मस्त तरीके से ग्रो करते हैं, एंड अल्टीमेटली इनकी काफी सारी स्पीसीज है जिनके कलर वेरिएंट्स मौजूद है यहाँ पर। तो ये येलो कलर के भी हो सकते हैं जैसे ये वाली इमेज, रेड कलर की भी हो सकते हैं जैसे ये वाली इमेज, जो कॉमनली हम लोग ब्राउन के साथ कंफ्यूज करते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं जैसे ये वाली इमेज। आपने आज तक आई डोंट थिंक कि ये येलो और ग्रीन वाला देखा होगा, तो यहाँ पर इमेज के अंदर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल जाते हैं, यानी जहां पर टेम्परेचर अच्छा खासा हो। साइज जो है इनका 1/4 इंचेस हो सकता है। 1/4 इंचेस का मतलब 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच के अंदर। तो 1/4 इंच मतलब इसका भी 1/4 कर दो। 2.5 का आधा क्या होता है? 1.25, और इसका आधा क्या हो जाएगा? 0.612, यानी 0.6 इंचेस। तो ये वाली बात करेक्ट है। और 3 इंचेस मतलब 2.54 सेंटीमीटर इंटू 3, 2.5 इंटू 3 7.5 के आसपास, तो 7.6 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है। यानी 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक की इनकी हाइट हो जाती है, जबकि जो मैच्योर्ड वाले होते हैं ना, इनकी हाइट आपको 34 टू 53 मिलीमीटर देखने को मिलती है। इसको आप 3.4 सेंटीमीटर टू 5.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इंचेस में भी आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहां पर कर सकते हैं। 3.4 सेंटीमीटर मतलब 2.5 से लगभग 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसको आप 1.5 इंच के आसपास मान सकते हैं। और 5.3 मतलब 2.5 का डबल, तो 1.5 से 2 इंच आप बोल सकते हैं रफली। इतना आपका एक अडल्ट कॉकरोच दिखाई देता है। तो अडल्ट का साइज यूजुअली इतना होता है, बाकी इससे ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज एज इट इज मेंशन्ड इन द लास्ट स्लाइड कि ये 7.5 सेंटीमीटर तक के भी दिख सकते हैं, यानी 3 इंच के भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके 2 इंच के आसपास देखने को मिलते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड ब्राउन काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट था। जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था उस टाइम पर हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि आपकी क्लास इंसेक्टा जो है, इनके सारे के सारे मेंबर्स के ऊपर काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी डोमिनेटिंग।
That's why they are very dominating and that's why they are present in most of the places. कोई अगर आपसे पूछे कि आपके इंसेक्ट्स के सक्सेस का राज क्या है, परपेचुएशन का राज क्या है, क्यों इतनी जगह पर पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है उसका वो है इनके काइटिनस एक्सोस्केलेटल की प्रेजेंस. दैट इज द फोरमोस्ट रीजन फॉर द सक्सेसफुलनेस ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स. काइटिन का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है जो कि बहुत ज्यादा टफ रहता है. अब काइटिन क्या है आपका? काइटिन एक पॉलीसेकेराइड, राइट? इट्स अ पॉलीसेकेराइड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स शुगर. ओके, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की यूनिट से जुड़कर बना होता है. तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अपने आप को एन बार रिपीट्स करेगा, मतलब मल्टीपल टाइम जब रिपीट करेगा देन इट विल बी गोइंग टू फॉर्म द काइटिन. नोट यहां पर क्या है, यहां पर इनके पास लंबे लंबे एंटीना प्रेजेंट होंगे, लेग्स होंगे, एज वेल एज जो फ्लैट एक्सटेंशन है इनकी अपर बॉडी वॉल की, अपर बॉडी वॉल की जो एक्सटेंशन है ये हेड को कंसील कर लेती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो यहां पर आपको एंटीना देखने को मिल रहा है, ये जो आपके लंबे लंबे हैं इनको आपने एंटीना बोल दिया, राइट? ये जो है आपकी कंपाउंड आईज है, इनको आपने कंपाउंड आई बोल दिया. ये जो है आपके क्या है, यहां पर लेग्स है. तो 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स है यहां पर. एक आपका ये वाला, एक आपका ये वाला, एक ये वाला. तो 3 एक साइड में है, 3 दूसरी साइड में है, तो 3 पेयर हो गए, यानी कि 6 पैर हो गए. यहां पर काफी बार ये जो आपका एक्सटेंशन होता है ना अपर बॉडी का, तो ये जो अपर बॉडी की एक्सटेंशन है ये काफी बार इतनी उभर जाती है कि सर को भी थोड़ा बहुत कवर कर लेती है, हेड को भी ये काफी हद तक कंसील कर लेती है. यानी ये वाला जो पार्ट है ना ये काफी बार इतना उभर जाता है कि ये हेड जो इतना है ना इसके आधे से ज्यादा पार्ट को इसने कवर कर लिया. तो इसको क्या कर लिया? कंसील कर लिया. दैट इज द पॉइंट आई वांट टू कन्वे. देन ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात को बाहर निकलते हैं, ओमनिवोर होते हैं, डैम प्लेसेस पर मिलते हैं, एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेक्टर होते हैं होम में. क्योंकि मैंने आपको बताया आम आदमी नहीं है ये भाई, सेलिब्रिटी है. इसको आपने काफी सारे रिपेलेंट्स के ऊपर देखा होगा मॉडलिंग करते हुए, काफी सारे एड्स के अंदर आपने देखा होगा एज अ स्टार ये फीचर होता है. तो ये बीमारियां भी फैलाता है. जब आप सो जाते हैं, जैसा कि प्रिंसिपल साहब कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि जब आप सो जाते हैं उस टाइम पर जो है ये आपकी नाली से बाहर निकलता है और आपकी जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर इसके पैर छपते हुए दिखाई देते हैं, बाकायदा मैग्नीफाई भी होते हैं, बिकॉज इट्स इट्स अ मेगा स्टार. मरने के बाद भी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसकी फोटो छपती है भाई अलग अलग जगह पे. कल को तुम्हें कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर कॉकरोच मर जाता है देन इट बिकम्स अ फेस. तो ये भाई इसका सेलिब्रिटी स्टेटस है. तो ये छपता है उसके हिट के ऊपर, मैंने इसको देखा, पर्सनली भी देखा, मैं जानता हूँ इसको, राइट? तो मेरे को ऐसा जिंदा कहीं मिला नहीं हाथ वाथ ऑटोग्राफ का मौका, लेकिन कभी अगर मिलेगा आई डू दैट फॉर श्योर. तो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर ये वेक्टर्स का काम करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, जिससे कि आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है. अब यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, हेड के रीजन के अंदर घुसने की कोशिश कर लेते हैं. लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इनकी सेगमेंटेशन कैसी होती है. मैंने आपको बताया था सेगमेंटेशन सिर्फ आपको 3 ही जगह देखने को मिलेगी. सेगमेंटेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? एक तो एनेलिडा के अंदर, जिसको आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म बहुत ही क्लियर कट दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर जो एन्यूलस है यानी छोटी छोटी रिंग्स हैं सर्कुलर, वो आपको दिखाई देती हैं. जब अर्थवर्म चलता भी ऐसे पिचक के फिर अपने आप को एक्सटेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटेंड करता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से आप उसे देख भी सकते हैं. एनालिडा के बाद सेकंड आपका आर्थ्रोपोडा, जो कि आप अभी साक्षात पढ़ रहे हो. एंड थर्ड है मेरे दोस्त आपका कॉर्डेटा, जो कि आपको यहाँ पर साक्षात दिखाई दे रहा है, जो कि आपको पढ़ा रहा है. एक चीज आप पढ़ रहे हो, चीज आपको पढ़ा रहा है, दोनों आपको नोट करनी है, राइट? इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स. यानी हर सेगमेंट में यहां पर आप देखोगे कि आपका जो थोरैक्स है कॉकरोच का, जैसे हेड है, लेट्स से आई एम कॉकरोच, ये हेड है, तो हेड जो है आपका काफी सारी काइटिनस प्लेट्स का मिलकर बना हुआ हो सकता है. देन थोरैक्स आता है. थोरैक्स भी यहां पर डिवाइडेड है क्योंकि सेगमेंटेशन है. थोरैक्स भी आपका अपर पार्ट जो है दैट इज प्रोथोरैक्स, बीच वाला मीजोथोरैक्स, नीचे वाला मेटाथोरैक्स. तो थोरैक्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फिर आप देखोगे कि आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन में भी 10 अलग अलग सेगमेंट्स हैं. सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रिस्पेक्टिवली इन मेल्स एंड फीमेल्स एज वेल. तो यहां पर जो सेगमेंट्स है ना इनको आप प्यार से कहते हो स्क्लेराइट. स्क्लेराइट इनके सेगमेंट्स का नाम है. लेकिन आगे के जो स्क्लेराइट है, आगे जो आपको सेगमेंट दिखाई देंगे उनका नाम अलग है, क्योंकि ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है. और पीछे जो आपके सेगमेंट्स हैं इनका नाम अलग है, क्योंकि वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है.
तो यहां पर डॉर्सल जो रहते हैं यानी पीछे के जो पार्ट है इनको आप बोलते हो टर्गा यानी टर्गाइट। जैसे ये वाला दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये पीछे से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अभी आपकी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुई है तो पीछे से आप इन पार्ट्स को नोट कर पा रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज टर्गाइट बिकॉज दे आर डॉर्सल इन नेचर। लेकिन आगे जब आप देखते हैं, जब कॉकरोच ऐसे बैठा हुआ हाथ पैर फैला के, ये वाला मेरा भाई देखो हाथ पैर इसने फैला रखे हैं, यहां पर आपको जो ये कुछ सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं दे आर स्टर्नाइट। मेरे टाइम पर मैंने कैसे याद किया था, अपने नाम से ही याद किया था, बिकॉज मेरा नाम है विपिन शर्मा, तो वी फॉर वेंट्रल और एस फॉर स्टर्नाइट। तो वेंट्रल को स्टर्ना बोल दिया तो डॉर्सल को टर्गा बोल दूंगा, इतना तो यार है, बिकॉज नाम तो याद करने ही थे। बट हाँ मुझे ये आज तक याद है कि हाँ वेंट्रल स्टर्ना है, तो अल्टीमेटली कोई भी टर्गा भी पूछेगा तो आई टेल देम कि वो डॉर्सल होता है, बिकॉज अब रेलेवेंस बन चुकी है। तो एक बार ऐसे याद कर लो, अल्टीमेटली यू विल नॉट फॉरगेट इट एनी हाउ। एग्जामिनेशन में ये चीजें थोड़ी बहुत दिमाग में घूमती रहती हैं। तो वेंट्रल जो है वी फॉर विपिन, एस फॉर शर्मा, तो यहाँ पर वेंट्रल जो है स्टर्नाइट हो जाएगी। अपने नाम का पूरा फायदा उठाया दोस्त मैंने यहाँ पे। सो दे आर जॉइंट टू ईच अदर। अब देखो वेंट्रल तो आपके स्टर्ना हो गए, डॉर्सल टर्गा हो गए, तो यहां पर क्या, ये जो ऊपर तुमने छाती पे क्या पहना है, शील्ड पहनी है, पीछे तुमने क्या कुछ भी पहना है, समझ लो बैग टांग लिया, उसको सेंटर पे से भी तो जोड़ोगे ना, तो यहां पर कुछ कनेक्शन प्रोवाइड होते हैं। यहां तक आपका समझ लो आया हुआ है वेंट्रल स्टर्ना, पीछे तक टर्गा आया हुआ है, तो बीच में यहां पर जोड़ोगे ना, इस खाली स्पेस में कुछ कनेक्शंस प्रोवाइड होने चाहिए। वो कनेक्शन क्या कहलाते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर का मतलब आर्टिकुलेट करने वाला, ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, मैंने इनको आर्टिकुलेट कर दिया, जॉइंट बना दिया, दैट इज आर्टिकुलेशन। तो यहां पर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बनती है जो कि थिन और फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये क्या करती है, कनेक्शन का काम करती है, कनेक्ट कर देती है आपके वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट्स को, यानी स्टर्ना और टर्गा को। बॉडी में भाई 3 पार्ट है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। सबसे एंटीरियर पार्ट हेड, बीच में आपका थॉरैक्स, सबसे नीचे आपका एब्डोमेन। नोट क्या है, विंग जो है दे एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स, यानी मर्द जो कॉकरोच है इनमें आपका जो लास्ट एब्डोमेन का सेगमेंट है ना, जो 10th आपका सेगमेंट है, उसके आगे पहुंची हुई होती है विंग्स, यानी विंग्स उससे भी बड़ी होती है। यहां पर आप 10th सेगमेंट नहीं देख सकते, आप एंड में विंग्स देख रहे हो, सो यू कैन कॉल इट अ मेल, राइट। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज जिस जगह पर आपका 10th सेगमेंट होता है वहां पर विंग्स खत्म हो जाते हैं। ओके, तो आप मेल और फीमेल में फर्क कर सकते हो, मैं आपको बाकायदा डिफरेंसेस दिखाऊंगा अभी आने वाले स्लाइड्स के अंदर। वहां पर आपको एक ही स्लाइड में सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे विच आर गिवन इन एनसीईआरटी, तो उनको कंपाइल किया हुआ है हमने। अब मॉर्फोलॉजी में हेड के बारे में बात कर लेते हैं, यानी हमने स्टर्ना देख लिया, टर्गा देख लिया, अब हम क्या करेंगे, हेड की बात करेंगे, फिर थॉरैक्स की, फिर एब्डोमेन की। हेड में क्या होता है, यहां पर ट्रायंगुलर हेड होता है विच इज फॉर्म्ड बाय 6 फ्यूज्ड सेगमेंट्स, यानी यहां पर ट्रायंगुलर शेप का हेड होता है जो कि 6 अलग अलग सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है। और ये हेड जो है ये बढ़िया हिलता रहता है, ग्रेट मोबिलिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल नेक है। तो मेरे हेड के नीचे क्या है, थॉरैक्स, तो थॉरैक्स का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, प्रोथॉरैक्स, थॉरैक्स 3 भागों में डिवाइड किया था, प्रोथॉरैक्स, मेसोथॉरैक्स, मेटाथॉरैक्स, तो सबसे ऊपर वाला है प्रोथॉरैक्स, और हेड, इसके बीच में क्या रहता है, नेक प्रेजेंट रहती है, जो कि मेरे हेड को बढ़िया तरीके से फ्लेक्सिबल बनाती है। तो प्रोथॉरैक्स की एक्सटेंशन है नेक, प्रोथॉरैक्स से निकल करके आएगी। ओके, तो प्रोथॉरैक्स से फ्लेक्सिबल नेक निकल करके आई, जो कि हर डायरेक्शन में मेरे ट्रायंगुलर हेड को, यानी कॉकरोच के ट्रायंगुलर हेड को घुमाने का काम करेगी। आज के दिन में मैं तुम्हारा ब्लैक कॉकरोच हूं, तो कॉकरोच तो आएगा नहीं बिकॉज सेलिब्रिटी है, तो मैं ही तुम्हें हिल हिल के दिखाऊंगा। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, पेयर ऑफ एंटीना क्योंकि 2 एंटीना है, एक अपना ये है, एक अपना ये है, तो पेयर हो गया ना, दोनों साइड से निकला है, तो पेयर ऑफ एंटीना हो गया। अब पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, अब 2 आंखें होंगी, ये सबको पता है, तो कंपाउंड आइज आपकी 2 होंगी। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट्स, अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग टाइप ऑफ माउथ पार्ट देखने को मिलते हैं। कईयों में लैपिंग टाइप होते हैं, कई चाटना ज्यादा पसंद करते हैं इंसेक्ट्स, कई काटना ज्यादा पसंद करते हैं इंसेक्ट्स, कई चबाना ज्यादा पसंद करते हैं। अलग अलग टाइप है भाई, अपना अपना स्टाइल है किसको क्या बोल दे। तो यहाँ पर बाइटिंग टाइप है, काटते हैं चबाते हैं, पहले चीजों को काटेंगे, पल्वराइज करेंगे, फिर चबाएंगे, राइट। और ये चबाएं भी ना तो भी इनका काम चल जाएगा, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर एक मशीन प्रेजेंट है गिजार्ड नाम की, जिसमें काइटिनस प्लेट्स लगी हुई हैं। यानी तुम्हारे अंदर क्या है, तुम खाना ले जाते हो फिर चबाते हो, पूरी रोटी एक बार में नहीं ठूस सकते, लेकिन समझ लो इनके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा पार्ट चला गया तो भी इनके अंदर एक मशीन लगी हुई है पल्वराइजेशन के लिए, इनके अंदर एक मशीन लगी हुई है चीजों को ग्राइंड करने के लिए।
जो कि हमारे अंदर नहीं है। दे आर फार मोर कॉम्प्लेक्स इन दिस थिंग, राइट। सो जो गिजार्ड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर जो मेन पार्ट है ये बाइटिंग टाइप है, काटते हैं और फिर चबाते हैं। डन। सो एंटीना है, कंपाउंड आइज है, सिंपल आइज भी है, लेकिन उनका कोई खास रोल यहां पर देखने को नहीं मिलता। अब देखो यार, नोट क्या है यहां पर, हेड आपका एंटीरियर है, बिकॉज हेड एंटीरियर होता है, एनस पोस्टीरियर होता है, दैट इज डायरेक्ट थिंग। लेकिन ये 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट रहता है टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस, वो भी नीचे की साइड में। यानी देखो, अगर आपकी बॉडी एक्सिस ये है, अगर आपकी बॉडी ऐसे प्रेजेंट है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज योर बॉडी एक्सिस। तो इस बॉडी एक्सिस के 90 डिग्री एंगल पर, यहां पर ये राइट एंगल बन रहा है, इस 90 डिग्री एंगल पर जो ट्रायंगुलर फेस है ना, ये प्रेजेंट रहेगा नीचे की साइड, क्योंकि ऊपर मुंडी करके चलेगा तो क्या ही खाना मिलेगा, राइट। तो यहां पर क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पर रहता है, डाउनवर्डली डायरेक्टेड, डाउनवर्ड फेस आपको देखने को मिलता है 90 डिग्री के एंगल पर नीचे की साइड। डन। सो देयर इज अ 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस एंड द माउथ और द फेस। तो यहां पर अगर ये आपकी बॉडी एक्सिस है, इस प्रकार से कॉकरोच ऐसे चलता है, पीठ ऊपर की साइड है, पंख ऊपर की साइड है, जैसे लेटा हुआ है इस डायग्राम के अंदर, ये वाला जो है इस प्रकार से बैठा हुआ है कॉकरोच, तो मुंडी इसकी नीचे साइड में होगी। अगर ये मैं ऐसे खड़ा हूं, सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस, यहां पर इस प्रकार से गर्दन घूमी रहेगी 90 डिग्री के एंगल पर, जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, ऑलराइट। एंटीना जो है एनवायरमेंट सेंस करने का काम करते हैं, और ये मेम्ब्रेनस सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं इन द फ्रंट ऑफ आईज, आईज के भी सामने से निकलते हैं साक्षात। ओके, तो यहां पर देखो आपको क्या क्या देखने को मिला एक कॉकरोच के अंदर। इन सारी चीजों को हम लोग पहले समझ लेते हैं, जिससे कि बाद में दिक्कत हो ही ना। सबसे पहले देखो मेरे भाई, हेड है, तो बॉडी 3 चीजों में डिवाइड करी, हेड, ये थॉरेक्स यहां तक का, ठीक है, सिर्फ ये थॉरेक्स नहीं है, यहां तक का थॉरेक्स है, ये एब्डोमेन, लास्ट सेगमेंट तक। हेड जो है ये आपका 6 फ्यूज सेगमेंट से बना हुआ है, ये आपकी कंपाउंड आइज है, ये कंपाउंड आइज जो दिखा दी, छोटी ऑसिलस होती है यहां पर, जिनको आप सिंपल आइज बोलते हो, इन्हीं के साइड में प्रेजेंट होती है, ऐसे दिखा दे। ओके, ये आपकी क्या है, ऑसिलस है, जिनको आप सिंपल आई बोल सकते हो। और ये जो कंपाउंड आइज है, इनके सामने से जो है आपके एंटीना निकलते हैं मेम्ब्रेनस सॉकेट के अंदर से, जिसका एक क्लियर डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो ये आपके फेस की बात हो गई, यानी माउथ की बात हो गई। तो यहां पर एंटीना निकले, जिन्हें फिलीफॉर्म एंटीना बोलते हो, बिकॉज ये फिलामेंट लाइक है, कंपाउंड आइज हो गई, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आपने हेड बोला। अब थॉरेक्स जो है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला वाला पार्ट आपका प्रोथॉरेक्स, जिसे प्रोनोटम बोलते हो, बीच वाला पार्ट आपका मीजोथॉरेक्स यानी कि मीडियन थॉरेक्स, और नीचे वाला पार्ट आपका मेटाथॉरेक्स। और यहां पर क्या रहता है, इन तीनों पार्ट से एक एक पेयर ऑफ लेग अराइज होता है। तो ये क्या है आपका प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग, यानी थोरेक्स जो तीनों पार्ट है, इनसे ये तीनों पेयर ऑफ लेग अराइज होंगे। एज वेल एज नीचे आपको देखने को मिलता है एब्डोमेन, एब्डोमेन के आपके 10 अलग अलग फ्रेगमेंट्स होंगे। एंड यहां पर देखोगे तो एनल सर्काई है, सर्काई मैंने क्या बताए थे, सेंसरी थे। ओके, और ये आपके मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट थे। अगर ये मेल होता तो इसके अंदर सर्काई के साथ साथ एनल स्टाइल भी मौजूद होती, क्योंकि मेल स्टाइल मारता है। अब यहां पर जो मेरे भाई मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स है ना, इनसे विंग्स भी निकलती हैं। यहां पर देखो मेरे भाई क्या हुआ, ये जो विंग है ये आपकी डार्क है, और ये आपकी लेदरी है, बहुत लेदरी है, जैसे लेदर होता है चमड़ा, वैसे टाइट है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है। अगर कॉकरोच रेस्ट मार रहा है, जैसे ये वाला जो पोजीशन है ये रेस्ट है, अब अगर कॉकरोच रेस्ट मार रहा है तो क्या आपको ये वाली विंग दिखाई दे रही है, लाइट वाली? नहीं दिखाई दे रही। आप बोलोगे सर नहीं दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि लेदरी वाली है, ये ऊपर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट अबव, इट इज प्रेजेंट अबव इन रेस्टिंग स्टेट, इन रेस्टिंग स्टेट। अगर ये भाई ऊपर प्रेजेंट है रेस्टिंग स्टेट में, तो आपको नीचे वाली दिखाई क्यों ही देगी? और अगर ये ऊपर प्रेजेंट है तो ये प्रोटेक्टिव होगी, नेचर में प्रोटेक्टिव होगी तो लेदरी होना जरूरी है। तो आपकी जो नीचे वाली होती है ना लाइट, ये मेम्ब्रेनस होती है, ये मेम्ब्रेन की बनी हुई है, ये उड़ने में काम आती है, ये आपकी एक्चुअल में फ्लाइट में काम आती है, ये उड़ने में काम आती है पीछे वाली। ऊपर वाली डार्क है, क्योंकि रेस्ट के टाइम पे ऊपर प्रेजेंट है, ढकती है नीचे वाली को, तो ऊपर प्रेजेंट है तो प्रोटेक्टिव होगी नेचर के अंदर। तो ये लेदर ही होती है, लेदर की बनती है, प्रोटेक्टिव होती है, टेगमिना भी कहते हैं, राइट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। नाउ माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, अपर लिप है लेबरम, लोअर लिप है लेबियम, लेबियम के ऊपर यहां पर पाल्प भी प्रेजेंट थे, पाल्प भी प्रेजेंट थे, जो कि इसे सेंसरी बना रहे थे। ये बात हम
पढ़ के आए। सिमिलरली यहां पर जो मैंडिबल है, ओके, ये आपका प्रेजेंट है। मैक्सिला के ऊपर भी मैक्सिलरी पाल्प प्रेजेंट थे, जो कि इसे दोबारा से सेंसरी बना रहे थे। तो दो चीजों पे आपके सेंसरी पाल्प प्रेजेंट थे। कैसे, ये देखो, ये आपका मैक्सिला है। मैक्सिला के ऊपर ये छोटा सा फिलामेंट आपको देखने को मिला, जो सेंसरी होता है, टेस्ट में काम आता है, मैक्सिलरी पाल्प। मैक्सिला पे है तो मैक्सिलरी पाल्प। ये आपका लेबियम है, लोअर लिप। इस लेबियम के ऊपर, राइट, लेबियम जो है लोअर लिप, इसके ऊपर ये पाल्प दिखाई दे रहा है, ये आपके हैं लेबियल पाल्प। तो ये मैक्सिला के ऊपर क्या है, पाल्प है फिलामेंट लाइक। ये आपका क्या है, लेबियम के ऊपर पाल्प है फिलामेंट लाइक। तो ये दोनों सेंसरी हो गए। यहां पर देखो हाइपोफेरिंक्स, जिसको आप टंग बोलते हो, टंग जैसा दिखाई भी देगा, राइट, ऐसे। ये हाइपोफेरिंक्स आपका टंग का काम करता है। लेब्रम जो कि अपर लिप है, ये वाला आपको सबसे पहले दिखाई देता है कॉकरोच में। अपर लिप हमेशा सबसे पहले दिखाई देता है। एंड मैंडिबल, जिसमें ग्राइंडिंग रीजन है ऊपर वाला, ओके, ग्राइंडिंग रीजन तोड़ने का काम करता है। इंसीजन रीजन, ये वाला सबसे कोने में जो है, फाड़ने का काम करता है, चीरने का काम करता है, राइट। सो मैंडिबल भी आपका खाना पीना तोड़ सकता है। तो कैसे पार्ट थे यहाँ पर, बाइटिंग टाइप एंड चीविंग टाइप। तो चीविंग का काम कौन करेगा, आपका बाइटिंग टाइप। इंसीजन भी काम आएगा उसमें, एंड आपका ची करने के लिए आपका ग्राइंडिंग टाइप पार्ट्स भी काम आएंगे। तो ये कौन करता है, मैंडिबल करता है। ओके, सो मैंडिबल आपका ये वाला रीजन है, दिस इज योर मैंडिबल। लेब्रम जो कि अपर लिप, अगर भाई कॉकरोच को कभी देखोगे तो पहले अपर लिप दिखाई देगा ना तुम्हें, तो ये अपर लिप है। और यहां पर एक लाइन बनाओगे ना, अपर लिप आपका थोड़े ऊपर लेवल पे, ये जो है पार्ट, ये आपका थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला इससे और नीचे है, दैट इज लेबियम लोअर लिप, क्योंकि लोअर डायरेक्शन में प्रेजेंट है ना, पीछे की साइड दिखाई दे रहा है। सेकंड, लॉजिक से याद कर लो यार, रट्टा मारो ही मत। लेबियम जो है इसके ऊपर पाल्प बना हुआ है, लेबिया के ऊपर ही तो पाल्प था जो कि इसे सेंसरी बना रहा था, तो इट इज लेबियम। लेब्रम के ऊपर तो पाल्प है ही नहीं, किस्सा ही खत्म करो। सिमिलरली यहां पर मैक्सिला है, मैक्सिला के ऊपर देखो भाई, ये मैक्सिलरी पाल्प है, तो मैक्सिला के ऊपर पाल्प था, जबकि मैंडिबल के ऊपर कुछ भी नहीं था, तो मैंडिबल के ऊपर कुछ नहीं बनाया। लॉजिक है, क्योंकि अब हम सेंसरी ऑर्गन में जान चुके हैं कि मैक्सिला और लेबियम के ऊपर पाल्प थे, दोनों के ऊपर हमने पाल्प देख लिए। बचे हुए जो पार्ट है वो आपके लेब्रम है और आपके मैंडिबल हो जाएंगे। इसके अलावा हाइपोफेरिंक्स यहां पर आपको दिखाई नहीं देता इस डायग्राम के अंदर, वो आपका बीच में प्रेजेंट रहता है, जिसके चारों ओर माउथ पार्ट्स आपके घिरे हुए रहते हैं। ओके, तो बाहर बाहर के पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं। ये आपका ऑसिलस है, जिसको सिंपल आई बोल रहे थे हम। ऑसिलस का मतलब सिंपल आंख है, सिंपल आई। और ये कंपाउंड आइज है, जिसके अंदर 2000 से ज्यादा ओमेटीडिया थे, जो कि आपका क्या कर रहे थे, मोजाइक विजन बना रहे थे। ओके, अलग अलग इमेज बना रहे थे 2000, और आपको लो रेजोल्यूशन लेकिन मोर सेंसिटिविटी की एक इमेज बनाकर दे रहे थे। ये आपका एंटीना है, जो कि सराउंडिंग को सेंस कर रहा था, सेंसरी एंटीना। ये माउथ पार्ट है, राइट। तो लैब्रम अपर लिप हो गया, सबसे पहले दिखाई देता है। मैंडिबल जो है भाई, चीरने फाड़ने का काम करता है, ग्राइंडिंग और इंसाइजन रीजन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। मैक्सिला मैक्सिलरी पाल्प कंटेन करता है, सेंसरी होता है। लेबियम लोअर लिप लेबियल पाल्प कंटेन करता है, सेंसरी होता है। हाइपोफेरिंक्स आपके टंग का काम करती है, इसके चारों ओर कोई ना कोई माउथ पार्ट प्रेजेंट ही होता है। तो सेंटर पे है, तो बेचारी को डायग्राम में लेबलिंग में जगह नहीं मिल पाई। थॉरेक्स की बात कर लेते हैं, यानी यहां पर हमने देखा कि हेड में कौन कौन से पार्ट्स थे। आई और एंटीना के बारे में हम सेंस ऑर्गन्स में पढ़ते हैं, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। नाउ थॉरेक्स की बात। थॉरेक्स में आपके तीन पार्ट है। प्रोथोरेक्स जो कि आपका हेड के जस्ट बाद स्टार्ट होगा, मीजोथोरेक्स मीडियम, और मेटाथोरेक्स सबसे नीचे वाला, जो कि एब्डोमेन से जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। हेड जो है थोरेक्स से कनेक्ट होता है बाय अ नेक, जो कि प्रोथोरेक्स की एक्सटेंशन है। ये मैं आपको बात बता चुका हूं कि प्रोथोरेक्स से एक छोटी सी एक्सटेंशन निकलती है, जिसे आप फ्लेक्सिबल नेक बोलते हो, जो कि मेरी ट्रायंगुलर मुंडी को चारों ओर घुमाने में हेल्प करती है। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, क्योंकि तीन ही आपके थोरेक्स के सेगमेंट हैं, प्रो मीजोमेटा, और तीन ही आपके पेयर ऑफ लेग हैं, तो प्रो मीजोमेटा से ही निकलेंगे। तो जो पहला लेग का पेयर है, इसे प्रोथोरेसिक लेग बोल दिया, दूसरे को मीजोथोरेसिक बोल दिया, तीसरे को मेटाथोरेसिक बोल दिया। तीनों थोरेक्स से एक एक पेयर ऑफ लेग निकल गया, एक पेयर एक साइड में, दो पेयर दूसरी साइड, इसीलिए आपके 3 पेयर्स ऑफ लेग हो जाते हैं। ये देखो, ये आपका एनल सरकाई है और इसके साथ एनल स्टाइल भी है, तो आप क्या बोल सकते हो, दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, तो ये मेल कॉकरोच है, आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो। नाउ यहां पर थोरेक्स के अंदर दो पेयर ऑफ विंग है। अब विंग तो आपकी दो ही थी, एक आपकी लेदर लाइक, एक आपकी मेम्ब्रेन लाइक। तो जो फोर विंग है, जो पहले प्रेजेंट रहती है, और जो हाइंड विंग है, जो बाद में प्रेजेंट रहती है, ये दोनों दो दो हैं, बिकॉज दोनों लिटरल साइड से निकलेंगे।
4 विंग जो है ये मीजोथोरेसिक होती है, यानी प्रोथोरेक्स से कुछ नहीं निकलता, एक पेयर ऑफ लेग निकलता है, विंग्स के नाम पे कुछ नहीं निकला। इसे आप टेगमिना भी बोलते हो। तो टेगमिना आपका ओपेक है, ओपेक मतलब इसके आर पार नहीं दे सकते, बहुत डार्क है, ओके, बहुत लेदरी है, मोटी है, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो ये हाइंड विंग जब रेस्ट पे रहती है तो उसे कवर करती है। इसका मेन काम जो है किसका है, प्रोटेक्शन का है, क्योंकि मोटी है, डार्क है, लेदरी। दूसरी वाली मेटाथोरेसिक है, यानी थोरेसिक के तीसरे पार्ट से निकली हुई है। ये ट्रांसपेरेंट है भाई, मेम्ब्रेनस है, और ये उड़ने में काम आती है। ओके, सो जो 4 विंग है ये वाली इसे आपने क्या बोला, टेगमिना बोला प्यार से, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा 4 विंग है, हाइंड विंग। ये आपकी लेदरी है, डार्क है, और आपका रेस्ट के टाइम पे ऊपर प्रेजेंट होती है, तो इसका काम प्रोटेक्शन का है। हाइंड विंग जो है ये आपकी मेम्ब्रेन लाइक है, लाइट है कलर में, उड़ने का काम ये करती है। ये वाली आपकी निकली मीजोथोरेक्स से, और ये वाली आपकी निकली मेटाथोरेक्स से। प्रोथोरेक्स से कोई भी विंग नहीं निकलती, क्योंकि 2 ही पेयर ऑफ विंग है। अब पैर तो 3 पेयर थे तो तीनों पार्ट से निकल गए, अब 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं तो 2 से ही निकलेंगे, स्टार्टिंग वाले से नहीं निकले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्डोमेन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर कौन कौन से पॉइंट आपको याद करने हैं मैं आपको बता दूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव गॉन थ्रू एब्डोमेन वेरी वेल, सारा काम जो है मस्त एकदम आसान हो जाएगा। अब एब्डोमेन में आपके 10 सेगमेंट होते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि सेगमेंटेशन क्यों कहते हैं हम लोग आर्थ्रोपोड में प्रेजेंट है, क्योंकि आप लोग एनिमल किंगडम में बहुत पढ़ते हो कि आपका जो हेमिकॉर्डेटा था उसमें भी आपने पढ़ा था प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक। तो आप बोलोगे सर सेगमेंटेशन तो इसमें भी है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ये लगता होगा कि हेड थोरैक्स एब्डोमेन, इसे आप सेगमेंटेशन कह रहे हो। नहीं मेरे भाई, हेड थोरैक्स एब्डोमेन में आपने देखा जो थोरैक्स है उसके भी सेगमेंट्स है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। एब्डोमेन के भी 10 सेगमेंट है। दिस इज सेगमेंटेशन। वो तो आप बॉडी को पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे ही ना। जैसे आप एनाटॉमी पढ़ोगे आगे चल के, नेक की अलग पढ़ोगे, अपर नेक की अलग पढ़ोगे, अपर थोरैक्स की अलग पढ़ोगे, ब्रेन की अलग पढ़ोगे, एंड अल्टीमेटली लोअर लिम्स की अलग पढ़ोगे। सो एनाटॉमी को यू नीड टू बाइफरकेट इन पार्ट्स, जिससे कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो हर इंडिविजुअल को पार्ट्स में तो बांटना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपने क्या किया, यहां पे आपके जेन्युइन सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यहां पर एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल। फीमेल के अंदर बनता है ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच, क्योंकि फीमेल कैरी करती है ना बच्चों को। तो फीमेल के केस से आप समझ सकते हैं, ह्यूमन फीमेल के केस से समझ सकते हैं कि पाउच अपने अंदर होगा फीमेल में। तो 7th जो यहां पर स्टर्नम है, यानी वेंट्रल साइड में, क्योंकि विपिन शर्मा नाम से आपने याद किया था, वेंट्रल स्टर्नम थे। तो स्टर्नम मतलब जो आपका ये फ्रंट वाला साइड है ना, जो बेली वाला साइड है, यहां पर 7th जो स्टर्नम है ये बोट शेप होता है, और ये 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर बनाता है ब्रूड या जेनाइटल पाउच। तो यहां पर अगर आप फीमेल को देखेंगे तो जो 7th है ये बोट शेप है, इस प्रकार का है। देखो यार, ये 7th वाला इस प्रकार का है, और ये 8th और 9th यहां पर दिखाई नहीं दे रहे आपको, ये फ्यूज हो गए इसके साथ 8th और 9th वाले, सीधा इसके बाद 10th ही दिखाई दे रहा है, राइट। तो 7th 8th और 9th मिलकर वेंट्रल साइड में यानी स्टर्ना के साइड में क्या बनाते हैं, आपका ब्रूड पाउच बनाते हैं। ये आपका ब्रूड पाउच कहलाया, ये आपका ब्रूड पाउच कहलाया। ओके, इट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर। तो फीमेल गोनोपोर होगा, यहां पर ब्रूड पाउच है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। स्पर्मेथिकल पोर, अब आप यहां पर सोचेंगे स्पर्माथिकल यहां पर क्या कर रहा है। स्पर्मा इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू मेल। स्पर्माथिकल का मतलब क्या है, स्पर्म के ऊपर थीका लग चुकी है, कोटिंग लग चुकी है, यानी स्पर्म यहां पर आए थे फीमेल को फर्टिलाइज करने के लिए। स्पर्म जब आपके आएंगे मेल की बॉडी से, तो यहां पर एक पाउच होता है, उसके अंदर स्टोर होते हैं। तो इन्हें आप कहते हैं स्पर्मेथिकल पोर। जब स्पर्म फीमेल के अंदर आएगा तो थोड़ी देर के लिए उसमें रिटेन किया जा सकता है। एंड कोलेट्रल ग्लैंड, कोलेट्रल ग्लैंड मेल में होते हैं, फीमेल, ये आपको याद करना है। तो सिंपल ट्रिक है, फीकल, फीकल मैटर आपको पता है ना। तो फीकल मैटर को ऐसे लिख लो, फी का मतलब फीमेल, कॉल का मतलब कोलेट्रल ग्लैंड। फीमेल के अंदर कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं, वो भी जेनाइटल पाउच से रिलेटेड। ये आपको बातें यहां पर पढ़नी है। तो 7th जो स्टर्नम है ये बोट शेप है, उसने 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलकर जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच बना लिया है। वहां पर क्या होंगे, आपके फीमेल जो है गोनोपोर देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आपको स्पर्मेथिकल पोर देखने को मिलेंगे। स्पर्मेथिका इज अ वर्ड रिलेटेड टू फीमेल। स्पर्मेटोफोर आप सुनेंगे कॉकरोच में, दैट इज रिलेटेड टू मेल। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, स्पर्मेथिका, ओके, स्पर्मेथिका इज रिलेटेड टू फीमेल, लेकिन आप सुनेंगे स्पर्मेटोफोर, ये आपका मेल से रिलेटेड, ये आप मेल में सुनेंगे।
राइट। तो स्पर्मेथिकल पोर कहाँ देखने को मिले आपको? फीमेल के अंदर, जहां पर थोड़ी देर के लिए स्टोर किए जाएंगे स्पर्म्स। मेल की अगर आप बात करें एब्डोमेन की, तो जेनाइटल पाउच जो है इट लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्ना। यानी आप वेंट्रल पार्ट में देख रहे थे मेरे दोस्त कि फीमेल के अंदर 7th जो आपका स्टर्नम था ये बोट शेप था, और 8th और 9th स्टर्ना के साथ मिलकर उसने जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच बना लिया। यहां पर क्या है, आपका 9th स्टर्ना जो है सिर्फ यही आपका जेनाइटल पाउच बनाता है। तो जो 9th स्टर्ना वाली पोजीशन है, जो कि पीछे से 9th और 10th टर्गा वाली पोजीशन होगी रफली, वो आपका जेनाइटल पाउच बनाती है। तो मेल की अगर आप बात करोगे तो ये जो है मेरे दोस्त, ये आपका डोर्सल अगर आप देखो 9th और 10th टर्गा, और यहाँ पर वेंट्रल साइड में देखो ये जो 9th आपका स्टर्ना है ये आपका जेनाइटल पाउच बनाता है। यहाँ पर ये जेनाइटल पाउच, जबकि यहाँ पर ये जेनाइटल पाउच बना रहा था 7th 8th और 9th। तो यहाँ पर 7th 8th और 9th तो था, ये आपका ब्रूड पाउच बना रहा था। ये फर्क है पहला तो। ओके, इट कंटेन्स डोर्सल एनस वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर। तो अब मेल जेनाइटल पोर या मेल गोनोपोर जो था वो यहां पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि फीमेल गोनोपोर आपका फीमेल जेनाइटल पाउच पे प्रेजेंट था। देखो यार, जो फीमेल गोनोपोर था ये फीमेल जेनाइटल पाउच पे प्रेजेंट था आपका 7th 8th और 9th स्टर्ना में। तो यहां पर आपका जो 9th स्टर्ना है इस लेवल पे आपका मेल गोनोपोर प्रेजेंट हो जाएगा। वहां पर कोलेट्रल ग्लैंड प्रेजेंट थे, यहां पर आपका मेल गोनेपोफाइसिस प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, जो कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करेगा। एज वेल एज यहाँ पर डॉर्सल यानी पीछे की साइड आपका डॉर्सल एंड पे एनस प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट है ना मेरे भाई। 9th और 10th टर्गा डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड में क्या होगा, एनस ही तो होगा। तो उस साइड में आपको एनस मिल जाएगा। वेंट्रल साइड में आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, चाहे आप ह्यूमंस की बात कर लो, आपका जो पीनस है फीमेल के केस में, जो वजाइनल ऑरिफिस है दैट इज ऑन द वेंट्रल एज, लेकिन आपका जो एनस है दैट इज ऑन द डॉर्सल एज। यहां पर भी यही चीज आपको देखने को मिली कि डॉर्सली आपका जो 9th और 10th टर्गा है वहां पर एनस ओपन हो गया, एनल ओपनिंग बोलते हैं उसे, और वेंट्रल साइड में आपका मेल गोनेपोफाइसिस और मेल गोनोफोर आपको, या जेनेटिक जो गोनोफोर है जेनाइटल गोनोफोर आपको मेल के केस में देखने को मिला। आपको सिर्फ सेगमेंट्स याद करने हैं। फीमेल के केस में क्या था, 7th 8th और 9th स्टर्ना वेंट्रल, यहां पर क्या है 9th स्टर्ना और 9th और 10th टर्गा, ये याद करना है। अब देखो इन बोथ सेक्सेस मेल और फीमेल दोनों में ही 10th जो सेगमेंट है यानी आखिरी जो सेगमेंट है, यहां पर एनल सरकाई प्रेजेंट रहेंगे, जो कि आपके कैसे रहते हैं, सेंसरी रहते हैं। एनल सरकाई जो है ये प्रेजेंट रहेंगे 10th पे यानी लास्ट सेगमेंट। मेल जो है इनमें सरकाई के साथ साथ एक और चीज प्रेजेंट रहेगी जिसको आप बोलते हैं एनल स्टाइल। ये सिर्फ मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ओनली इन मेल। तो आप बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल जस्ट बाय लुकिंग एट दैट। अब देखो यार, मेल और फीमेल के बेसिक डिफरेंसेस, एनसीईआरटी के सारे डिफरेंसेस हमने यहां पर इनकॉर्पोरेट कर रखे। मेल सबसे पहले आपका लार्जर होगा साइज में, और फीमेल जो है आपकी साइज में कंपैरेटिवली स्मॉलर होगी। मेल लार्ज क्यों दिखाई देता है, क्योंकि विंग्स जो है, जैसा कि हमने एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ी थी, ये आपकी लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट से भी पीछे चली जाती हैं, बड़ी दिखती हैं। तो जो आपका टिप ऑफ एब्डोमेन है ना, लास्ट सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन है, इससे भी पीछे विंग जो है एक्सटेंड हो जाती है। तो ये ओवरऑल बड़े दिखते हैं क्योंकि इनकी विंग ज्यादा फैली हुई होती है, जबकि आपका फीमेल में ऐसा नहीं होता, इसीलिए छोटी दिखती हैं। तो ये डायरेक्ट रीजन है इनके बड़े और छोटे होने के पीछे। नैरो एब्डोमेन, एब्डोमेन यहां पर क्या रहता है, नैरो रहता है, लेकिन फीमेल का जो एब्डोमेन है ये ब्रॉड रहता है, क्योंकि एब्डोमेन में ब्रॉड जेनाइटल पाउच देखने को मिलेगा ना, ब्रूड पाउच देखने को मिलेगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रूड पाउच ये आपके ब्रॉड देखने को मिलते हैं। एनल स्टाइल्स मेल में होंगे, फीमेल में नहीं होंगे, ये बात हम कर चुके हैं। ब्रूड पाउच आपका फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता, तो यहां पर ये बात खत्म हो जाएगी। फीमेल में प्रेजेंट रहेगा किसमें, 7th 8th और 9th स्टर्ना के अंदर, और इसमें से भी 7th जो आपका स्टर्ना था ये बोट शेप था। ये बात इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हमने रिवाइज कर ली। ये आपके कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी है और मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। नाउ एनाटॉमी के अंदर आ जाते हैं और सिस्टम्स के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिस्टम्स में हम लोग ऑलरेडी सर्कुलेटरी पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीटरी पढ़ चुके हैं, न्यूरल पढ़ चुके हैं, सेंसरी पढ़ चुके हैं। थोड़ा डाइजेस्टिव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है खाना खा लो यार, वाया माउथ। माउथ से खाना चला गया ओरल कैविटी के अंदर, और ओरल कैविटी में एक फव्वारा छूटता है किस चीज का, सलाइवा का।
क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स आपके मौजूद है। वो सलाइवरी ग्लैंड्स पोर कर देते हैं अपने सलाइवा को ओरल कैविटी के अंदर, और आपके कार्बोहाइड्रेट की यानी स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है माउथ के अंदर ही, यहां तक कि 30% स्टार्च आपका डाइजेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद जो आपका खाना है वो नीचे पहुंचा, यानी कि आपके बक्कल कैविटी से उतरकर फेरिंग्स में चला गया, विच इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। उसके बाद क्योंकि हम खाने वाले पैसेज की बात कर रहे हैं, तो हम नीचे नहीं जाएंगे, हम रेस्पिरेटरी पाथ लंग्स वगैरह में नहीं घुसेंगे, हम लोग अपने खाने की पाइप को अलग लेकर के निकल जाएंगे ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस से हमारे जे शेप स्टमक के अंदर खाना जाएगा, और वहां पर जो गैस्ट्रिक जूसेस है खाने के ऊपर हमला कर देंगे और प्रोटीन्स को तोड़ देंगे। वहां पर जो स्टमक है ना, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी ड्यूडेनम के अंदर फूड एंटर कर जाएगा। वहां पर आपके और लोग जो है अपनी अपनी सिक्रीशन लेकर आएंगे। लीवर बोलेगा यार मेरे से भी कुछ ले लो, गॉल ब्लैडर से भी कुछ ले लो। अल्टीमेटली पेनक्रियाज भी अपनी सिक्रीशन आपके ड्यूडेनम के अंदर डालना स्टार्ट करेगा, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन भी चीजों की स्टार्ट हो जाएगी इन द लेटर पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर चीजें लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएंगी, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में चीजें जब जाएंगी तो उसके बाद सारी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद चीजें एनस के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। हमारा सिस्टम था। अब देखते हैं कि अपने में और कॉकरोच में कॉमन क्या क्या है और अनकॉमन क्या क्या है। सबसे पहले तो आपने खाना खाया वाया माउथ, कॉमन है। खाना खाने के बाद एक ओपनिंग है जिसको आप बोलते हैं फेरिंग्स, विच इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, आपकी शॉर्ट ट्यूब है फेरिंग्स, इसके अंदर खाना चला गया। अब इस शॉर्ट ट्यूब फेरिंग से आपका ईसोफेगस के अंदर खाना चला गया, ईसोफेगस के अंदर खाना चला गया जो कि नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस ईसोफेगस से आपका यहां पर खाना चला गया क्रोप के अंदर। जैसे आपके अंदर स्टमक होता है वैसे यहां पर क्रोप है, लेकिन क्रोप का काम क्या है, यहां पर स्टोर करने का है, फूड को काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकता है। मैंने आपको बताया था अगर समझ लो कोई बड़ा पार्टिकल इनकी बॉडी में चला भी गया तो यहां पर एक मशीन लगी हुई है जिसको आप क्या बोलते हो, गिजार्ड। और गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस ये आपके फूड को और भयंकर तरीके से तोड़ देती है, काट देती है, चीर देती है, फाड़ देती है, पल्वराइज कर देती है, बिकॉज इसका काम ही है। इसके पास काइटिनस प्लेट्स है जो कि आपके खाने को और बेहतर तरीके से काट पाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर पाएगी, सो दैट ये आगे ये जो नैरो ट्यूब है ना इसके अंदर जा सके, यानी मिड गट के अंदर जा सके। तो अभी तक आपका फोर गट चल रहा है, यहां तक आपका फोर गट था। फोर गट और मिड गट के बीच में आपको ये देखने को मिले हेपेटिक सीके। हेपेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, हेपेटिक वर्ड का मतलब होता है आपका लीवर, रिलेटेड टू लीवर। तो जैसे लीवर आपका बाइल जूस बनाता है जो कि स्टोर और कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, सिमिलरली यहां पर हेपेटिक सीके जो है ये आपका बाइल लाइक इमल्सिफाइंग कंपोनेंट्स या केमिकल्स तैयार करेंगे जो कि फैट को तोड़ सके। एज वेल एज इसे गैस्ट्रिक सीके भी कहा जाता है प्यार से। गैस्ट्रिक का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टमक। तो स्टमक जैसे प्रोटियोलिटिक यानी प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम बनाते हैं, वैसे यहाँ पर प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स भी बन सकते हैं। तो एक गैस्ट्रिक सीके जो है या हेपेटिक सीके जो है रिलीज कर देंगे अपने एंजाइम और मिड गट में बढ़िया तरीके से चीजों में तोड़फोड़ मचा दी जाएगी। फिर मिड गट और हाइंड गट के बीच में मैं आपको ऑलरेडी कुछ दिखा चुका हूं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं भाई मालफिजन ट्यूब्यूल जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो जो भी रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होनी होगी सब यहां पर हो जाएगी और फिर चीजें एक चौड़ी ट्यूब में भेज दी जाएंगी। देखो यार यहां पर ये जो मिड गट है ना ये नैरो है, थोड़ी सी पतली है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ना ये थोड़ी सी मोटी हो गई, थोड़ी सी चौड़ी हो गई। तो यहां पर ये जो है मोटी है, मोटी देन मिडगट, मिडगट से थोड़ी ज्यादा मोटी, राइट, इट इज ब्रॉडर। एंड आफ्टर दैट आपका यहां पर रेक्टम और एनस के थ्रू जो है होते हुए बाहर निकल जाएगा फीकल मैटर। ओके, तो यहां पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली कि सबसे पहले आपने खाना खाया माउथ से, फिर यहां पर सलाइवरी ग्लैंड है, ये वाले जो है ये सलाइवरी ग्लैंड है ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां से सलाइवा बनता है और इनके अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं दीज आर सलाइवरी रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब चीजों को स्टोर करके रखते हैं। रिजर्वायर में सलाइवा स्टोर हो गया, जैसे ही माउथ के अंदर खाना आएगा रिजर्वायर से जो है सलाइवा बाहर निकल जाएगा, फ्लश हो जाएगा एंड अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। देन फेरिंग से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ खाना क्रॉप में थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा, फिर आपका प्रोवेंट्रिकुलस उसे और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा एंड अल्टीमेटली हेपेटिक सीका अपने गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इसके ऊपर छोड़ देंगे, खाना और बेहतर तरीके से टूटेगा। देन मालफिजन ट्यूब्यूल के पास जाने के बाद एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस इनिशिएट हो जाएंगे। देन आपका इलियम यहां पर प्रेजेंट होगा, कोलॉन प्रेजेंट होगा और रेक्टम, जिसके बाद खाना बाहर निकल जाएगा। तो जब आप ह्यूमंस की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम,
दूसरा पार्ट है जेजुनम, और तीसरा पार्ट है आपका इलियम। और जब आप लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हैं आपका, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। डिफरेंस क्या है मेरे दोस्त? डिफरेंस ये है कि यहां पर आपका ड्यूडोनम नहीं प्रेजेंट, जेजुनम नहीं प्रेजेंट। पहला पार्ट जो यहां पर प्रेजेंट है हाइंड गट के अंदर, वो है आपका इलियम, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट ही इलियम है, ड्यूडोनम जेजुनम जैसा कुछ नहीं। दूसरा जो यहां पर देखने को मिला वो मिला कोलॉन, यानी यहां पर सीकम भी नहीं है, इसके बाद प्रेजेंट है कोलॉन, सेकेंड पार्ट ये वाला। एंड थर्ड जो है यहां पर आपको देखने को मिला, यह है मेरे दोस्त रेक्टम, राइट, ये रेक्टम। ये आपको बस याद रखना है कि ड्यूडेनम, जेजुनम और सीकम यहां पर नहीं प्रेजेंट होते, बचे हुए 3 पार्ट यहां पर प्रेजेंट होंगे। बाकी जिंदगी काफी आसान है। तो आपने मेन एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोरगट जो पहले एनकाउंटर होगी, मिडगट जो बीच में है, और फोरगट और मिडगट के बीच में क्या है? हेपेटिक सीके, हेपेटिक सीके। और मिडगट के बाद है हाइंडगट जो एंड में प्रेजेंट है। मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या प्रेजेंट है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, राइट। ये बात आपको याद रखनी है और इनके नंबर भी याद रखने हैं। जैसे हेपेटिक सी के काफी कम होते हैं, 6 से 8 प्रेजेंट हो सकते हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल का नंबर ज्यादा होता है, 100 से 150 के आसपास हो सकता है। एंड फोरगट की एक खास बात यह है कि ये आपका ना क्यूटिकल से सराउंडेड रहता है, यानी आपका काइटिनस प्रोजेक्शन को अपने ऊपर लगा करके रखता है। तो इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। यही बात अभी जस्ट मैं बता के हटा हूं कि क्यूटिकल से लाइन होता है। तो कंप्लीट फोरगट जो है क्यूटिकल से लाइन होता है, जबकि मिडगट और हाइंडगट में ऐसा कुछ नहीं होता। सो माउथ जो है, इससे आप खाना खाएंगे। देन आपके स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फेरिंग्स में आपका चला जाएगा खाना। देन आपका नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ईसोफेगस में चला जाएगा खाना। देन आपके क्रॉप में चला जाएगा, यानी ये देखो माउथ था, माउथ से आपका फेरिंग्स, फेरिंग से ईसोफेगस, यहाँ पर आपका इस क्रॉप नाम के थैले में आ चुका जिसमें फूड स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ पर पहुंचा गिजार्ड में, ओके, जिसे आप प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हो, जो काटने, चीरने, फाड़ने का काम करता है। ये आपका फोरगट तक का पूरा तामझाम था। तो गिजार्ड जो है ग्राइंडिंग करता है। इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स, और इनसाइड इसके क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल, जो कि 6 काइटिनस प्लेट का बना हुआ होता है, जो टीथ की तरह वर्क करता है। यानी 6 काइटिन की प्लेट है, इस प्रकार से 6 काइटिन की प्लेट है इस हिसाब से, जो इस प्रकार से फूड को ग्राइंड करती रहती है। जैसे आपका मैंडिबल था ना, अब मैंडिबल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका इनिशियल जो पार्ट था ये आपका ग्राइंडिंग पार्ट था, ऐसा ऐसा, और एंड का जो पार्ट था ये आपका इंसीजन वाला पार्ट था, ऐसा। तो ये आपके मैंडिबल में क्या था? ग्राइंडिंग पार्ट था, और ये आपका इंसीजन पार्ट था। ओके, सिमिलरली यहां पर जो आपके 6 काइटिनस प्लेट प्रेजेंट है, जिनको आप दांत भी बोल रहे हो, ये आपके क्यूटिकल या काइटिन के बने होते हैं, और ये आपका चीजों को काटते हैं। इसके अलावा ऊपर सर्कुलर मसल्स भी हैं, जो इनके काटने की क्षमता को और बढ़ाती हैं अपने कॉन्ट्रैक्शन से। ओके, तो यहां पर ये आपका फोरगट हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली लाइंड है बाय क्यूटिकल। मिडगट जो है, जिसको आप मिजेंट्रॉन बोलते हैं, जो कि यहां से स्टार्ट होगा, यानी जस्ट आफ्टर गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, लिंक पे आपके हेपेटिक सी का प्रेजेंट है, और आपका माल्फिजन ट्यूब्यूल तक जाकर खत्म हो जाएगा। यानी ये जो बीच की लाइन है ना घूमी हुई, सिर्फ ये आपका मिडगट है, मिजेंट्रॉन है, काफी छोटा होता है, इसकी कोई और बाइफर्केशन या पार्ट्स नहीं है, इसको आप सिंगल ट्यूब ही बोलते हो। ओके, सो इट इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल, क्योंकि वो फोरगट का काम था, वो इसका है भी नहीं, तो इतनी बात हम जानते हैं। 6 से 8 यहाँ पर हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीका प्रेजेंट रहते हैं। हेपेटिक मतलब रिलेटेड टू लीवर, तो यहाँ पर फैट को तोड़ने के लिए बाइल आ जाएगा, यानी बाइल लाइक सब्सटेंस जो कि फैट इमल्सिफाई करते हैं। एंड गैस्ट्रिक का मतलब आपका स्टमक से रिलेटेड, तो आपका प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटियोलिटिक सब्सटेंसेस विल आल्सो बी देयर। सो जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट पे आपको हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीका देखने को मिलते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं, जो कि अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करेंगे। जैसे लीवर जो होता है ये फैट इमल्सिफिकेशन में काम करता है, बाइल बना करके, और ये जो है आपका स्टमक, ये प्रोटीन डाइजेशन में काम करता है। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, अब मिडगट और हाइंडगट के बीच में आपको 100 से 150 येलो कलर के छोटे छोटे फिलामेंटस माल्फिजन ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि आपके एक्सक्रीटरी होते हैं। फिर जो आपका हाइंडगट है ये आपका ब्रॉडर होता है, देखो, क्योंकि ये आपका पतला है और ये आपका थोड़ा सा मोटा है, मोटा देन माल्फिजन, मोटा देन मिजेंट्रॉन, ये हम लिख चुके हैं।
हाइंड गट में आपका इलियम होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में से सिर्फ इलियम ले लिया, और सीकम, कोलोन, रेक्टम में से कोलोन और रेक्टम ले लिया। रेक्टम जो है ये एनस में ओपन होता है आपके अनडाइजेस्टेड मटेरियल को लेके, और वहां से जो है आपका माल बाहर निकल जाता है। Circulatory system we have already talked about in detail. After that we have also gone through the respiratory system. Excretory system we have done, nervous system we have done, and sensory organs we have done as well. Now the most important topic that comes into account is reproductive system. When it comes to cockroach, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप डायोशियस बोलते हैं, डायोशियस बोलते हैं, यानी आप इन्हें क्या बोल सकते हैं? यूनिसेक्सुअल। मेल को आप अलग पढ़ोगे, फीमेल को आप अलग पढ़ोगे, क्योंकि मेल और फीमेल के बीच में कंपैरिजन तक भी हम देख चुके हैं। मेल में आपके एनल स्टाइल्स प्रेजेंट रहेंगे जो फीमेल में नहीं प्रेजेंट होते। मेल में आपकी बॉडी जो है वो बड़ी होती है, क्योंकि इनकी विंग्स जो है वो लास्ट सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन के भी बाद तक एक्सटेंड हुई रहती हैं, एंड सो ऑन। देयर आर वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस। इनमें ब्रूड पाउच नहीं होगा, फीमेल में ब्रूड पाउच होगा, एंड सो ऑन। वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट रहेगी जो कि यहां पर आपको दिखाई हुई है। दीज आर टेस्टिस, जो कि काफी सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती हैं। यूजुअली 4th to 6th सेगमेंट में आपको ये देखने को मिलती है। सेमिनल वेसाइकल, ये वाला रीजन। एक्सेसरी ग्लैंड, जिसमें मशरूम ग्लैंड या फेलिक ग्लैंड सबसे ज्यादा फेमस है, तो यहां पर फेलिक ग्लैंड लिखा हुआ है, जिसे आप मशरूम ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे ह्यूमन के केस में, मेल के केस में पीनस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलते हैं? फेलोमेयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर हैं, बिकॉज लेफ्ट फेलोमेयर अलग है, राइट फेलोमेयर अलग है, वेंट्रल फेलोमेयर अलग है। सो दे आर लेफ्ट, राइट एंड वेंट्रल इन नेचर। सो दैट्स व्हाई इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें आपका एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। दे आर एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये टेस्टिस है। टेस्टिस से आपका स्पर्म बनेगा, एंड अल्टीमेटली इट कम टू दिस सेमिनल वेसाइकल वाया दिस वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस से होता हुआ सेमिनल वेसाइकल में चीजें जाएंगी, एंड यहां से होती हुई ना इस इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर होती हुई एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू फीमेल की बॉडी में चली जाएंगी। सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट है? जैसा मैंने आपको बताया 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये जो आपका सेगमेंट है मेरे दोस्त, ये 4th एब्डोमिनल सेगमेंट है। ये शुरुआत है 4th एब्डोमिनल सेगमेंट की, यहां पर खत्म हो गया। ये 4th सेगमेंट है, ये 5th सेगमेंट है, ये 5th सेगमेंट है, और ये आपका लास्ट 6th तक प्रेजेंट है ना, ये आपका 6th सेगमेंट है, ये 6th सेगमेंट। डन। 4th, 5th और 6th सेगमेंट में आपने जो तीनों पार्ट हैं, देखो यहां पर आपको अलग से पता भी लग रहा है कि ये 4th की टेस्टिस है, ये 5th की टेस्टिस है, 6th की टेस्टिस है। तो है तो जॉइंट ही, है तो एक ही टेस्टिस, लेकिन 3 अलग अलग सेगमेंट में प्रेजेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर बीच बीच में डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, ये इस प्रकार से ना कर्वेचर भी देखने को मिलता है। ये आपकी टेस्टिस है, और टेस्टिस आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जाहिर सी बात है, इन्हीं के अंदर आपका क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यही है, इन्हीं के अंदर आपके स्पर्म बनेंगे। अब ये देखो मेरे भाई, जो टेस्टिस होता है इससे स्पर्म बना, और वास डेफरेंस के थ्रू। अब आपके ह्यूमन के केस में तो देयर इज रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, लेकिन यहां पर वास डेफरेंस ही है, ये वाली, जो कि लेकर के जाएगी इस स्पर्म को सेमिनल वेसाइकल तक। तो यहां पर ये सेमिनल वेसाइकल तक चला गया है स्पर्म। ओके, तो वास डेफरेंस से होता हुआ सेमिनल वेसाइकल में गया, इस वाले रीजन में गया। फिर देखो इजैकुलेटरी डक्ट, यानी सेमिनल वेसाइकल में पहले गया, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में आया है। तो ये जो मैं रास्ता बना रहा हूं ना स्पर्म का, ये एनसीईआरटी में नोट करना है, बिकॉज कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि डायग्राम में नहीं गिवन है। तो आपको स्पर्म का रास्ता नोट कर लेना है कि पहले सेमिनल वेसाइकल में गया, फिर इजैकुलेटरी में। आपको ऐसा लगता है वास्ट रेफरेंस से आया, सिर्फ सीधा इजैकुलेटरी में चला गया। ऊपर से कर बना लेना, एंड यहां से मेल गोनोफोर में चला जाएगा, यानी मेल जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया है यहां से ओपन हो जाएगा, एंड इनसे ये चीजें निकलना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, यहां पर इनसे चीजें निकलना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ सेमिनल वेसाइकल क्या करती है? जब स्पर्म बनते हैं तो इनको स्टोर भी करती है, एज वेल एज एक्सेसरी ग्लैंड का भी काम करती है, लुब्रिकेशन वगैरह का काम करती है। स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर, काफी सारे स्पर्म्स एक साथ जो है भेज दिए जाते हैं फीमेल के अंदर, तो इनका गुच्छा बना दिया जाता है, और इन्हें आप क्या कहते हो? इन बंडल्स को आप कहते हो स्पर्मेटोफोर्स। मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्पर्मेटोफोर इज अ वर्ड जो कि आप मेल में सुनेंगे, एंड स्पर्मेथिका इज अ वर्ड जो कि आप फीमेल में सुनेंगे। वो आप पीछे स्लाइड जाकर के देख सकते हैं, मैंने आपको बकायदा बताया हुआ है।
तो स्पर्मेटोफोर यहाँ पर वर्ड आ चुका, और स्पर्मेथिका वाज अ वर्ड जो कि आपने फीमेल में देखा था, जो कि आप आगे भी फीमेल में देखेंगे। सो कॉपुलेशन के दौरान ये जो आपके स्पर्म के गुच्छे हैं, स्पर्मेटोफोर्स जो हैं, ये आपके निकल जाते हैं और फीमेल की बॉडी में चले जाते हैं। इस प्रकार से कॉकरोच मेटिंग करते हैं एक दूसरे से चिपक करके। तो यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है ये साथ साथ आ जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, अल्टीमेटली स्पर्म का ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ पर? ये जो स्पर्मेटोफोर्स है, स्पर्म का गुच्छा कहाँ चला जाएगा? स्पर्मेथिकल पोर ऑफ फीमेल में, और उसके बाद वो आपके एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पहुंचेंगे। डन। यहां पर देखो एक्सेसरी ग्लैंड। अब आपका मशरूम जो ग्लैंड ये है 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, यूजुअली 6th में ही आपको देखने को मिलता है। इसे आप फैलिक भी बोलते हैं, फैलिक के साथ इसे एसोसिएटेड भी देखा गया है। देयर सिक्रीशन नरिशेस द स्पर्म, यानी ये स्पर्म को नरिश करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर 4th 5th 6th था, 6th में देखो फैलिक देखने को मिला है, और यहीं पर इसके पीछे आपको मशरूम भी देखने को मिलता है। तो दोनों यूजुअली काफी सारी बुक्स में अलग नहीं दिखाए जाते, फैलिक और मशरूम साथ ही दिखाए जाते हैं। ओके, तो आप लिख भी सकते हैं, कोई गलत इसको नहीं बोलेगा। तो ये जो 6th है मेरे दोस्त, इसी फ्रेगमेंट में देखो ना 5th और 6th के बीच में ही पाया जा रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से बनाकर बता दिया था कि ये जो फैलिक है, मशरूम है, ये आपका 6th में प्रेजेंट है, जिससे कंफ्यूजन ही ना हो। सो आई हैव ड्रॉड इट अर्ली। ऑल राइट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या जो मेल गोनेपोफाइसिस है, जिससे स्पर्म ट्रांसफर होंगे, या जो फेलोमेयर्स हैं, ये क्या होते हैं? तो फेलोमेयर्स आपने 2 देखे, 3 देखे बकायदा, लेफ्ट फेलोमेयर, राइट फेलोमेयर और वेंट्रल। डॉर्सल फेलोमेयर क्यों नहीं देखा? क्योंकि डॉर्सल साइड पे एनस होता है, पीनस आपका किस साइड में होता है? वेंट्रल साइड में होता है। तो ये काइटिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं फेलोमेयर्स, विच आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि लेफ्ट है ये वाला, राइट है ये वाला, एंड बकायदा वेंट्रल भी है ये वाला। एसिमेट्रिकल तो हो गया, 3 देखने को मिल रहा है। ओके, सराउंडिंग द मेल गोनोफोर, जो मेल गोनोफोर है, ये जो आपका सूडोपीनस लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आपका सूडोपीनस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पीनस जैसा है। ये आपकी शाफ्ट है पीनस की, और ये आपका ग्लांस पेनिस जो होता है मेल के अंदर, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। सो इट इज सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। तीनों जो है मेल गोनोफोर को घेर कर बैठे रहते हैं। इनसे स्पर्म आपके बाहर निकल जाते हैं और अल्टीमेटली फीमेल तक पहुंच जाता है। अब फीमेल कैसे रिसीव करेगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये क्या है आपकी? ये आपकी 2 बड़ी बड़ी ओवरीज है, लार्ज ओवरीज। जो आपके टेस्टिस थे वो तो 4th 5th और 6th सेगमेंट में प्रेजेंट थे, बस, यानी 3 सेगमेंट ही घेर रहे थे, छोटा था उनका साइज। यहां पर जो साइज है मेरे भाई, ये 2nd सेगमेंट से लेकर के 6th सेगमेंट तक प्रेजेंट रहती हैं। ओके, इतने सेगमेंट में प्रेजेंट रहती हैं, यानी 2nd सेगमेंट में भी है, 3rd में भी, 4th में भी, 5th में भी, 6th में भी। जबकि आपके टेस्टिस किस में थी? सिर्फ 4th 5th और 6th में। तो वो 3 सेगमेंट घेर रही थी, लेकिन ओवरी आपकी 5 सेगमेंट घेर रही है। तो कौन बड़ा हुआ? ओवरी बड़ी हुई ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये आपका 2nd सेगमेंट से लेकर के और यहाँ तक, यानी आपका 6th सेगमेंट तक घेरती है। तो इट्स वेरी बिग इन साइज, इट्स वेरी वेरी बिग इन साइज। डन। यहां पे आपके काफी सारे ओवेरियोल्स होते हैं, तो 8 आपको ओवेरियोल्स देखने को मिलते हैं। ये ओवेरियोल्स यहां पर कंबाइन होते हैं और बना लेते हैं ओविडक्ट। तो एक ओवरी का एक ओविडक्ट है ये दूसरी ओवरी का दूसरा ओविडक्ट है। फिर ये दोनों ओविडक्ट मिलकर के एक कंबाइन ओविडक्ट बना लेते हैं, जिसको कॉमन ओविडक्ट बोला गया है, जिसको आप प्यार से वेजाइना भी बोल सकते हैं। तो ये जो रीजन है ना आपका, ये वेजाइना है। ओके, और ये जो छोटा सा गोला आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? ये आपका स्पर्मेथिका है, जिसके अंदर स्पर्म आकर एंट्री करेंगे। कहां से एंट्री करेंगे? जेनाइटल पाउच से। तो यहां पर क्या हुआ? स्पर्म एंटर किए। ओके, तो यहां पर क्या है? आपका जेनाइटल चैम्बर है, जो कि नीचे वाले पार्ट यानी वेस्टिबुलम के साथ मिलकर जेनाइटल पाउच बना लेता है। तो यहां से स्पर्म आएंगे, जेनाइटल पाउच से होते हुए आपके एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन चले जाए। ओके, किसके थ्रू? स्पर्मेथिका के थ्रू। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज, क्योंकि 5-5 सेगमेंट घेर रही हैं, तो बड़ी तो है भाई। ओवेरियोल्स है फिर इनके 8-8, ओविडक्ट है, फिर कंबाइन ओविडक्ट मिलकर वेजाइना बना रही है। स्पर्मेथिका है, जिसमें स्पर्म स्टोर करे जाएंगे। जेनाइटल चैम्बर है, जो कि आपका वेस्टिबुलम के साथ मिलकर जेनाइटल पाउच बनाएगा। एंड कोलेटरल ग्लैंड्स है। तो नाम क्या बताया था मैंने आपको? फीकॉल ट्रिक। फी का मतलब फीमेल एंड कॉल का मतलब कोलेटरल। तो कोलेटरल ग्लैंड आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको फीमेल में देखने को मिलेंगे। ये वाले आपके कोलेटरल ग्लैंड है। जैसे मशरूम और फैलिक ग्लैंड थे मेल के अंदर, कोलेटरल ग्लैंड है आपके फीमेल के अंदर। ये बात पूछ ली जाती है कि कौन सा किसका ग्लैंड है। अब देखो यहाँ पर
ओवरीज जो है ये लेटरली प्रेजेंट रहती हैं, ये एक लेटरल साइड में, ये लेटरल साइड में, सेंटर में नहीं प्रेजेंट है, सेकंड टू सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट है, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 5 सेगमेंट इन्होंने घेरे हुए हैं एब्डोमेन के, तो बहुत बड़ी है साइज में। हर ओवरी जो है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स की या ओवेरियोल्स की बनी हुई है, जैसा मैंने कहा। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लाइंस दिखाई दे रही है, दीज आर बेसिकली ओवेरियोल, छोटे छोटे ट्यूब्स हैं जो इनके अंदर हैं। बाहर से सिर्फ आपको ओवरी दिखाई दे रही है, इनके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, दे आर कॉल्ड एज ओवेरियोल्स। ओके, और इन ओवेरियोल्स के अंदर जो है डेवलपिंग ओवा यानी डेवलपिंग एग्स की चेन होती है, जो कि काफी सारे स्पर्म्स के साथ, जो स्पर्मेटोफोर आ रही हैं, बहुत गुच्छा आ रहा है जो स्पर्म का, उनके साथ फ्यूज करती है। तो एक बार में काफी यहां पर जो है आपको बेबीज देखने को मिलता है। सो ओविडक्ट जो है ये अब बन जाएगी, जब ये सारे ओवेरियोल्स फ्यूज करेंगे एक ओवरी के, तो यहां पर ओविडक्ट बन गई, यहां पर दूसरी वाली ओविडक्ट बन गई। और जब ये दोनों ओविडक्ट कंबाइन होंगी तो ये सिंगल कंबाइंड ओविडक्ट बनाती हैं, जिसे आप वजाइना बोलते हैं, यानी ये वाला जो रीजन है इट इज कॉल्ड एज वजाइना। ओके, और ये वजाइना आगे चल के जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो जाती है। जेनाइटल चैम्बर जो कि वेस्टिबुलम के साथ मिलकर बनाता है जेनाइटल पाउच। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे मैं गोला लगा देता हूं। जेनाइटल चैम्बर जिसमें आपकी वजाइना ओपन हो रही है, उसके नीचे का रीजन जहां से स्पर्म एंटर कर सकते हैं, दैट इज वेस्टिबुलम, उसके साथ मिलकर इन कॉम्बिनेटिव वे कहलाता है जेनाइटल पाउच। अब पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन सिक्स्थ सेगमेंट, यानी जो लास्ट सेगमेंट है ना, सिक्स्थ, सेकंड टू सिक्स्थ में ओवरी प्रेजेंट है, यहां पर आपका सिक्स्थ सेगमेंट के आसपास क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेथिका प्रेजेंट है। ओके, जो कि जेनाइटल चैम्बर में ओपन होगा, क्योंकि जेनाइटल चैम्बर और इसके बीच में आपको कनेक्शन चाहिए ना, तभी तो स्पर्म्स आ जा पाएंगे, तभी तो स्पर्म आपके जेनाइटल चैम्बर तक आके अल्टीमेटली स्पर्म्स के साथ मतलब कि ओवम के साथ फ्यूज कर पाएंगे। तो स्पर्म्स जो है आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड ootheca, यानी जब एग और स्पर्म फ्यूज हो जाएंगे, स्पर्मेथिका से आपके जो स्पर्म आए थे मेल के अंदर से वो रिलीज हुए, एंड एग तो फीमेल के अंदर पहले से प्रेजेंट था, वो आपका वजाइना से होते हुए आया, एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन उनकी हुई और ootheca डेवलप हो गया। इस प्रकार का ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का ootheca आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर काफी सारे आपके फर्टिलाइज्ड एग्स रहते हैं। तो ootheca आपका डार्क रेड कलर का या ब्राउन कलर का, ओके, ब्लैक ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है, जिसका साइज 8 mm के आसपास होता है, यानी 0.8 सेंटीमीटर के आसपास, इतना साइज आपको देखने को मिलेगा, एक नॉर्मल वीट के सीड जितना या फिर उससे भी थोड़ा बहुत बड़ा। तो यहां पर क्या है, फीमेल एक बार में 9 से 10 के आसपास ootheca ले करती है, यानी एक बार फर्टिलाइजेशन हुई तो 10 ootheca जो है फीमेल ने ले कर दिए, और हर ootheca के अंदर 14 से 16 एग्स होते हैं। तो सोच करके देखो, अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो कितने बच्चे बनेंगे, 10 मान लो रेफरेंस के लिए, और 14 से 16 का मीडियन ले लो 15, यानी 150 के आसपास जो है फर्टिलाइज्ड एग आपको देखने को मिले। और जब ये बच्चे फिर निकलते हैं अल्टीमेटली, तो इनकी डेवलपमेंट होती है। और डेवलपमेंट कैसी होती है इनकी, पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस मतलब यहां पर लार्वल स्टेजेस नहीं होती, यहां पर होती है निम्फल स्टेजेस। निम्फल स्टेजेस मतलब लार्वा नहीं है, लेकिन एक बार जो स्टेज बन गई ना, वो अपनी ऊपर वाली कवरिंग को झाड़ देगी। ओके, अपनी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, झिल्ली जो है, उसको उतार देगी, जिसको आप बोलते हैं मोल्टिंग। और मोल्टिंग को आप एक्डाइसिस भी बोलते हैं, जो कि एक हार्मोन की वजह से होता है, जिसे आप एक्डाइसोन हार्मोन बोलते हैं, एक्डाइसोन। सो एक्डाइसोन हार्मोन क्या कराता है, मोल्टिंग कराता है। जैसे ये देखो भाई, बाहर की जो कवरिंग थी काली वाली, इसको उतार करके ये अंदर से मोल्ट जो है भागता फिर रहा है। तो इस प्रकार से एक मोल्टिंग स्टेज इसकी कंप्लीट हो गई। इसी हिसाब से जो 13 निम्फल स्टेजेस हैं वो यहां पर देखने को मिलती हैं, यानी अडल्ट बनने के लिए 13 निम्फल स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। एग कैप्सूल आपका ऐसा था, फिर ऐसा निम्फ बना, राइट, फिर आपका जो है अडल्ट मेल या अडल्ट फीमेल आपका यहां पर बन सकता है। तो ऐसी काफी सारी निम्फल स्टेजेस से होते हुए, 13 निम्फल स्टेजेस से होते हुए अडल्ट आपको देखने को मिलता है। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स, यानी जो 13 निम्फल स्टेजेस है, इनमें से जो लास्ट है, जो आपका अडल्ट बनाने वाला है, उससे जस्ट जो प्रीवियस वन है, वो आपका विंग पैड कैरी करेगा। नाउ ये बात नहीं समझ में आई होगी तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। बात क्या हुई, ये आपका एग का कैप्सूल है, ये आपका एग का कैप्सूल है। बच्चा बाहर निकला इस प्रकार का, फर्स्ट निम्फल स्टेज इसे बोला मैंने, फर्स्ट निम्फल स्टेज। अगला बच्चा आया, सेकेंड निम्फल स्टेज, थर्ड निम्फल स्टेज,
4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th निम्फल स्टेज, राइट। अब देखो 11th निम्फल स्टेज ऐसे दिखाई दे रही है, 12th निम्फल स्टेज, तो 13 निम्फल स्टेज के बाद आपको क्या देखने को मिला, अडल्ट देखने को मिला, और फिर ये जो है अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लास्ट है, लास्ट निम्फल स्टेज। इससे जो पहली वाली देखने को मिली, नेक्स्ट टू लास्ट मतलब जो सेकंड लास्ट है ना, जो सेकंड लास्ट है, इसमें आपको विंग पैड देखने को मिल गया, इसमें आपको विंग पैड देखने को मिल गया। विंग पैड है बस, असली विंग तो यहीं पर आए हैं। ये आपका प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, तो मीजो और मेटा से मैं विंग निकाल देता हूँ, असली विंग तो यहीं पर आए। ओके, दूसरी साइड के विंग को थोड़ा लकवा मार गया है, बट कोई बात नहीं। ये आपका लास्ट जो है, इससे नेक्स्ट बोला है, यानी नेक्स्ट टू लास्ट, तो ये सेकंड लास्ट वाले की बात कर रहा है। पता नहीं इतना घुमाकर क्यों लिखते हैं एनसीईआरटी, नॉर्मली भी लिखा जा सकता था। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड, मतलब सेकंड लास्ट हैज द विंग पैड। विंग पैड है, असली विंग्स नहीं है। ओनली अडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। ओके, तो ये विंग पैड है, नॉट विंग्स, ये बात याद रखना। डन। चलो, अब देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। कॉकरोच हमने तो कहीं किसी के काम आते हुए देखा नहीं है, तो कोई जो है खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। ये पेस्ट होते हैं, यानी ये काफी सारी बीमारियां फैला देते हैं, या आपके फूड को गंदा कर देते हैं, और इनका एक्सक्रीटा बहुत स्मेली होता है, तो ये आपके बर्तनों के ऊपर घूमते रहते हैं, अलग अलग फूड को खाकर उसे कंटेमिनेट करते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जैसे आलू पे बैठ गया, आपने कल को आलू का पराठा बना दिया गोलू के लिए, फिर बीमार पड़ गया, उसके प्रिंसिपल फिर आ जाएंगे। ये ब्रेड के ऊपर बैठ गया, एंड अल्टीमेटली आपने अगर उस ब्रेड को खाई, देन यू विल बी सफरिंग फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरियल डिजीज है जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टीबी, ये सारी चीजें जो हैं ये भी आपकी फैला सकता है आपका कौन, कॉकरोच। ये आपके कॉकरोच की महिमा है। आई होप यू गॉट द कॉकरोच वेरी वेल। यार मुझे पढ़ा के बहुत मजा आ गया, और जो टॉपिक मुझे पढ़ा के मजा आ जाता है उसमें मैं बोल देता हूँ, वो कनेक्ट कर पाते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली, बिकॉज अपने लेक्चर्स का रिस्पॉन्स मैं काफी बार नोट करता हूँ। सो आई हैव मेड दिस लेक्चर क्वाइट इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू माई सेंसेस, एंड आई होप दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो अगर आप लोगों को ये सारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो यार यूट्यूब पर तो आप लोगों ने मुझे काफी ज्यादा प्यार दिया ही है, इस बार मौका है आपके पास, और ज़रूरत है मुझे कि आप गूगल प्ले स्टोर पर भी जाएं, मार्क्सअप की ऐप जो है उसको डाउनलोड करें, एंड अल्टीमेटली यू कैन गिव अस 5 स्टार रेटिंग अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो, बिकॉज दैट इज अ मार्क ऑफ एप्रिसिएशन दैट इज गोइंग टू बी विद ऑल ऑफ अस टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ। गूगल प्ले स्टोर से कोई किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकता, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। सो अल्टीमेटली इट्स योर कॉल टू गिव अस द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, द मोस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स विच इज लाइक गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। बहुत मजा आ गया यार पढ़ा के, बोरिंग टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, सेल बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है, तो नया आगाज करेंगे नई यूनिट का। सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट, मेरी सबसे फेवरेट यूनिट, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सारी आने वाली हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप यू आर एज वेल। तो 7 चैप्टर्स थे जो कि थोड़े बहुत काइंड ऑफ बोरिंग थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो अब हम एक अच्छे ओरिजिन में सोच सकते हैं, हम एक अच्छे एरिना में सोच सकते हैं। सो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव। ऐसे ही यार सपोर्ट करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। शुक्रिया।